खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं ये तो सामा बताएंगे। मैं आप तो सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। फेयर इनफ। अच्छा, क्रोशे की आपने बात की। हम्म, क्रोशे आई थिंक आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यस। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। वेल, क्रोशे इज लाइक अ हैबिट फॉर मी राइट नाउ। मतलब यही होता है कि जब भी मुझे फारिग टाइम मिलता है मैं क्रोशे करती हूँ। अभी आपने देखा है मैं साथ थैला क्रोशे का लेकर आई हूँ। मैं जहाँ कहीं जाती हूँ मेरे साथ एक बैग चलता है कि मैं दिमाग में ना हो कि मैं मिस कर रही हूँ क्रोशे को। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड कि मतलब मेरे हाथ बिजी रहते हैं तो दिमाग बिजी नहीं रहता। वो मुझे इस लिहाज से भी हेल्प करता है, कंसिडरिंग कि मतलब मुझे एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी काम डाउन करता है। और सेकेंडली मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, तो वो शौक भी पूरा हो जाता है मेरा कि लाइक मैं हर टाइम कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, तो माइंड में आइडियाज़ जनरेट होते हैं, मैं फिर बैठ के उसको एग्जीक्यूट करती रहती हूँ। सो पहले मुझे लगता था कि मैं एक प्रोजेक्ट ख़त्म करूँगी तभी दूसरा शुरू करूँगी, लेकिन विद क्रोशे मैंने सीखा है और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये सीखा है कि जब आप क्रोशे करते हैं या किसी भी आर्ट में होते हैं तो आप एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते, आप में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो अभी भी घर पे लाइक मैं सिर्फ अपने लिविंग रूम में देखूँ तो 6 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस पे सामने रखे हुए हैं। तो जब भी जिसका लाइक वो आपकी होती है, वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन स्पार्क करता है आपको कि अच्छा ये चीज़ बनानी है, तो आप फ़ौरन उठ के ना वो चीज़ बनाते हैं। तो या कभी आपका मूड होता है अच्छा मैं अभी ब्लैंकेट बनाना चाहती हूँ, तो फिर आप ब्लैंकेट बनाएंगे, नहीं अच्छा मुझे फ़्रॉक बनाना है, नहीं तो फिर मैं अभी फ़्रॉक बनाऊँगी। मुझे कुछ छोटा प्रोजेक्ट चाहिए जो मुझे अभी ख़त्म हो जाए। तो लाइक हर हर वक्त जो है ना कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में चल रहा होता है और आपकी हर टाइम जो है ना एक चीज़ चल रही होती है कि अच्छा मैं अब ये बनाऊँ, अब मैं ये बनाऊँ। तो यस, हर टाइम। ओके, आपने कहा कि घर में हर जगह मेरे 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसामा जब घर में होते हैं तो उनके रहने के लिए कुछ जगह बच जाती है या आज सुबह भी हमारी इसी बात पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है। उसामा ने कहा यही रिसोर्सेज़ हैं, इसी में रहना है, बढ़ने का तो सवाल होता ही नहीं है ना। तो अब तुम अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, तुम चीज़ें कम कर लो, तुम जाके नीचे स्टोरेज में रखाओ। तो हम इसी बात पे बहस करते रहते हैं कि तुम्हारी चीज़ें फैलती जा रही हैं, इनको समेट लो। तो फिर यही बात आ जाती है कि जितनी जगह है उसी के अंदर ही रहना पड़ता है। तो फिर या तो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं या फिर जो है ना नई खरीदनी होती। तो अब मुझे होता है कि फ़लाँ चीज़ मुझे चाहिए कि मैंने फ़लाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो लेकिन मुझे पता है कि जब अगली चीज़ निकलेगी जो घर में मौजूद है तो फिर ही नई चीज़ आएगी। तो थोड़ा-सा सेल्फ़ कंट्रोल करना पड़ता है। करना पड़ता है। मुझे ये बताएं, आपने अपने चैनल का नाम बिलियन हॉबीज़ रखा। हुँ, आई डोंट थिंक आज तक किसी ने आपसे पूछा है या आपने कहीं बताया है कि ये हुँ, क्यों था ऐसे, और बिलियन हॉबीज़ क्यों, तूबा क्यों नहीं, कोई हुँ। और चीज़ क्यों नहीं, बिलियन हॉबीज़ के पीछे क्या रीज़न थी? वेल, जब मैंने चैनल स्टार्ट करना था तो उस वक्त आइडिएशन ये थी चैनल के पीछे कि आई शेयर एवरीथिंग रिगार्डिंग माय हॉबीज़। तो हॉबीज़ में मेरा वीडियो मेकिंग भी था, मेरा आर्ट्स भी था, मैं पेंटिंग्स करती थी। फिर यही क्रोशे आ जाता है, मैं उस टाइम भी क्रोशे कर रही थी। सिंगिंग एक मेरी बहुत हॉबी है। तो इसके अलावा भी लाइक कभी डीआईवाई कर लिया, कुछ चीज़ बना ली, तो मतलब आर्टिस्टिक साइड पे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। कुकिंग का भी उस टाइम पे काफ़ी नया-नया शौक चढ़ा था, बेकिंग का भी बीच में से। तो दीज़ आर ऑल हॉबीज़। तो सिंस आई हैड सो मेनी हॉबीज़ एंड आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ देम, तो इसलिए मैंने नाम रखा था बिलियन हॉबीज़। बट इवेंचुअली यही हुआ कि जब मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए तो वो पहला व्लॉग जो फेमस हुआ वो कनाडा से रिलेटेड था, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन ये सेट कर दी कि आई विल बी शेयरिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट कनाडा या कैनेडियन इमिग्रेशन, जो कि मेजर गोल नहीं था मेरा, बट क्योंकि चैनल की टोन ये सेट हो गई थी तो फिर वहाँ पे हॉबीज़ की कोई जगह नहीं मिली। मैंने वीडियोस शेयर करनी स्टार्ट की थी लेकिन उनको कोई व्यूज़ वगैरह नहीं मिले, तो फिर यही हुआ इवेंचुअली कि वो बिलियन हॉबीज़ डिफरेंट हो गया और वो चैनल का जो एक डायरेक्शन थी वो डिफरेंट हो गई, तो वो कोई लिंक नहीं रहा। अच्छा, आपको ये लगता है कि जब आपने व्लॉग डालने शुरू किए तो उसके बाद यूट्यूब ने आपकी ऑडियंस बदल दी, ए, यानी वो लोग आपकी वीडियोस देखना लग गए जो कनाडा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते थे, इमिग्रेशन से रिलेटेड, और फिर आपको चूँकि वो ऑडियंस मिल गई और उनकी एक एक्सपेक्टेशन कनाडा की होती थी, तो जब वीडियो या कंटेंट कनाडा के बारे में नहीं होता था तो वो फिर
वीडियो आपकी देखते नहीं थे, तो इवन दो यू हैव सब्सक्राइबर्स बट यू आर नॉट गेटिंग दोज काइंड्स ऑफ व्यूज़ क्योंकि वो ऑडियंस वो नहीं है। ऑडियंस डिफरेंट है, एग्जैक्टली यही होता है। जब मैंने इनिशियली वीडियोस डालनी शुरू की थी, तो अगर चैनल के बिल्कुल स्टार्ट में जाए ना, तो वो ट्यूटोरियल्स तो नहीं कह सकते, लाइक वो स्पीड वाली वीडियोस होती हैं। मैं पेंटिंग करी थी और फिर उसका मतलब ऊपर से एक वीडियो मैं बनाती थी, तो उसके ऊपर तो व्यूज़ कभी आए ही नहीं। वो लाइक यही था कि 10 व्यूज़ आ गए, 12 व्यूज़ आ गए, अब जाके लाइक कहीं हंड्रेड्स में व्यूज़ हुए उनके। तो बाय चांस जो हमारी पाकिस्तान से कनाडा वाली वीडियो थी ना, वो हो गई वायरल। तो उसके बाद ही लोग आए। अब क्योंकि वो उसी वीडियो को देख कर आए थे, तो ऑब्वियसली वो उसी तरह के लोग आए थे, उन्हीं लोगों ने क्लिक की थी जिनको पाकिस्तान से कनाडा आना था। तो उसके फ़ौरन बाद वाली जो वीडियोज़ मैंने डाली थी, वो क्योंकि मेरी लाइफ़ का जर्नी ऐसा चल रहा था कि मैंने अभी इमिग्रेट किया था, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डाली, तो ऑब्वियसली फिर हाँ, वही बात हुई कि इमिग्रेशन से रिलेटेड ऑडियंस जो है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई चैनल पे। तो अब उनका शौक, आई डोंट थिंक सो कि लाइक उसमें से होंगे कोई लोग जिनको शायद पेंटिंग का शौक होगा, तो वो देखेंगे जाके वीडियोस, लोगों ने देखी हैं, अब भी देखते हैं जाके। जो पुरानी मैंने वीडियोस डाली हैं, कोई नात की वीडियो देख लेगा जाके, उस पर कॉमेंट कर देगा। बट फिर वही बात है कि 15,000 में से हार्डली या 100 लोग ऐसे होंगे जिनको पेंटिंग का शौक होगा, शायद 50 ऐसे होंगे जिनको सिंगिंग का शौक होगा। तो फिर वही बात होती है कि नीश डाउन हो गया मेरा चैनल बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल की यूट्यूब बड़ी हसास है इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या कंटेंट अपलोड करते हैं, और अगर वो वीडियो ऐसी हो जो वायरल होने वाली हो या हो जाए, और उसके अंदर वो कंटेंट हो जो शायद आपकी 10 चीज़ों में से आप एक चीज़ वो भी करते हैं, लेकिन वो आपका फोकस नहीं है चैनल का, बट चूँकि वो वीडियो मशहूर हुई तो उससे रिलेटेड अवाम आप चैनल पे आ गए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे जब आप पूरी नहीं उतरेंगी तो एल्गोरिदम को लगेगा इसका कंटेंट अब उस कंटेंट काबिल नहीं रहा जिसके लिए अवाम आई थी, जबकि ऐसा नहीं है। वो कंटेंट के लिए जो अवाम दी गई थी वो एक ख़ास नीश कंटेंट थी। अब वो बंदा 10 काम करता है, उसकी बिलियन हॉबीज़ हैं, तो उनमें से एक हॉबी को आपने पकड़ लिए, लेकिन बाकी जो थी वो रह गई। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इमिग्रेशन की मेरी जो जर्नी थी वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन गई और मेरी वो वीडियो वायरल हुई। जब आप इमिग्रेशन करके यहाँ आई एज अ यंग वुमन, एज अ वुमन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, जिसके अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं, अपना एक कल्चर है, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप एक बिल्कुल दूसरी जगह पे आ गई अपने हस्बैंड के साथ। क्या इनिशियल फीलिंग्स थी जब यहाँ पे पहुँची कि ज़िंदगी अब किस तरफ मुड़ने लगी है? आई थिंक हाँ, मेरे लिए चेंज वहाँ से स्टार्ट हो गया था जब मेरी शादी हुई थी। आई वॉज फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे लाइक आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, तो शादी के बाद जो है ना, मुझे एकदम से वो फ्रीडम मिल गई जो कि लाइक शादी से पहले नहीं होती। हमारे हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है, लड़की की शादी होगी तो उसके बाद वो सारे काम कर सकती है, तो वही आइडिएशन हमारे कल्चर में चलती है। तो शादी के बाद उसामा चाहते थे कि लाइक मैं इंडिपेंडेंट एक बंदा हूँ, उसामा इस आइडिएशन के हैं। तो मुझे तो लाइक उसी वक़्त से एक चेंज शुरू हो गई थी कि लाइक मेरे लिए लाइफ़ खुद नेविगेट करनी है। उसामा साथ होंगे, बट ये है कि सब चीज़ें मुझे खुद फ़िगर आउट करनी है। उसामा मुझे कहते थे फलाँ काम कर, बल्कि सब छोड़ें, मुझे जब उसामा दुकान किसी लेकर जाते थे कि मैंने कुछ ख़रीदना है और मुझे कहते थे तुम खुद अकेली जाओ, जब घर से निकलते ही थे ना, तो आधे रास्ते में रोना स्टार्ट कर दी। मैं एक्चुअली रोना स्टार्ट कर देती थी कि मुझे अकेले नहीं जाना, आप अंदर आएँगे मेरे साथ। तो वहीं से वो चेंज स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया यहाँ आने के बाद, जब लाइफ को लाइक अपने ओन पे नेविगेट करना था, तो वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पिछले 1 साल से चल रही थी कि मैं अपनी लाइफ को खुद नेविगेट करी थी। तो उस लिहाज से इतना चेंज नहीं आया, क्योंकि वो हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम अकेला रह रहे थे, हमने लाइफ खुद बनाई। 1 साल 1.5 साल हमने लाइक हर चीज़ का डिसीजन खुद लिया, तो वो चीज़ें आसान थी। जो चीज़ें मुश्किल थी वो ये थी कि मैं घर से दूर इतना नहीं रही थी। इवन शादी के बाद भी जो 1.5 साल थे, हर थोड़े अरसे बाद मैं एबटाबाद जाती थी, विज़िट करती थी, इस तरह मिलना मिलाना, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी। और स्पेशली इसलिए भी थी कि लाइक मेरी शादी हुई, मैं 20s में थी, ठीक है, 25-26, तो उस टाइम तक मैं घर से नहीं दूर रही थी कभी भी। तो वो चीज़ ज़रा मुश्किल थी मेरे लिए कि अब यहाँ आने के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने दोबारा घर कब जाना है। तो वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी मेरी कि अच्छा मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन वो भी
अगेन उसामा इस मेंटेलिटी के नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा-थोड़ा जो है ना कह लें कि काउंसल किया करते थे कि इट्स ओके, लाइक घर से दूर रहना पड़ता है। वो भी चीज़ एक आसान हो गई। फिर यहाँ आने के बाद ये था कि मैं पाकिस्तान में कभी जॉब नहीं की थी। मुझे पता नहीं था कॉर्पोरेट लाइफ़ कैसी होती है, ये किस तरह से चलते हैं या क्या। तो इसी आइडिएशन के साथ जब आप यहाँ आते हैं और आपको बचपन से ये सिखाया जाता है जो भी चीज़ मिल रही है स्पेशली लड़कियों के लिए आपके लिए बेस्ट है, मतलब आप यही डिज़र्व करते हैं, आपको अपनी औकात से ज़्यादा मिल गया। तो आई थिंक वो आइडिएशन भी यहाँ आने के बाद थी कि मुझे जैसे पोपाइज़ पे जॉब मिली, मैंने की, बड़ा ग्रेटिट्यूड के साथ की। बनता भी था क्योंकि यहाँ आने के बाद जॉब मिलना ही एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मतलब बंदा कहता है कि ओके मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं यही डिज़र्व करता हूँ, आई एम गुड विद दैट। फिर मुझे जो एंट्री लेवल की जॉब मिली 2 साल तक, मतलब मैं इसी चीज़ के साथ थी कि ओके इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है, लाइक लाखों में एक वाली बात, और लाइक बहुत ज़्यादा इसी आइडिएशन के साथ आप चलते हैं कि लाइक बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ से आगे ग्रो कर सकती हूँ या मुझे ग्रो करना चाहिए। मतलब सेल्फ वर्थ आपकी इतनी कम होती है, सेल्फ इस्टीम इतनी लो होती है कि आपको लगता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, या आप पॉसिबल करना ही नहीं चाहते। आई थिंक इट वाज दिस ईयर कि मैंने सोचा, बल्कि लास्ट ईयर के एंड में मुझे ये होने लगा कि लाइक मैं स्टक हो गई हूँ अपनी लाइफ में यहाँ पे आके। तो फिर मैंने थोड़ी कोशिश स्टार्ट की। फिर मैंने क्रोशे का बिज़नेस भी स्टार्ट किया साइड पे। आई वाज लाइक कि कुछ कुछ मज़ीद होना चाहिए लाइफ में, मैं सिर्फ इस चीज़ के साथ खुश नहीं रह सकती। लाइक वो ग्रेटिट्यूड अब भी है कि लाइक आपके पास जॉब है, इस इकोनॉमी में आपके पास जॉब है, आप हैंड टू माउथ नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, हर तरह की इंडिपेंडेंस है। तो वो चीज़ है, लेकिन वो एक अब सेल्फ वर्थ अगर पहले यहाँ थी ना तो अब यहाँ आ गई है, वो सेल्फ इस्टीम अब ऊपर आ गई है। तो अब आपको लगता है कि नो आई वांट मोर फ्रॉम माय लाइफ। तो यस, उस लिहाज से लाइक अगर मैं देखूँ तो कनाडा आना मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चेंज था लाइफ में, क्योंकि शायद अगर मैं पाकिस्तान में रहती तो वही शोर आप पे आता कि अच्छा मैं लड़की हूँ, अच्छा मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब करने की परमिशन दी है, अच्छा तुम फ़लाँ जगह जॉब कर रही हो तो बड़ी अच्छी जगह जॉब कर रही हो, तो तुम्हें औकात से ज़्यादा मिल गया है। तो वो एक शोर जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, आई थिंक सो। तो उस लिहाज से आई थिंक लेडीज़ के लिए स्पेशली कनाडा आना एक पॉजिटिव चेंज है, एक ऐसी इन्वायरमेंट में आना जहाँ एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं है। और आपको लगता है कि उस माशरे में जिस तरह आपके साथ बर्ताव था आपके इर्द गिर्द के लोगों का, वो आपको एक लिहाज से इस सोच के ऊपर आने पे मजबूर करता था कि जो मिल रहा है वो काफ़ी है, वो ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है जितना तुम डिज़र्व करती हो, कि शुक्र करो तुम्हें ये भी मिल रहा है। तो वो आई थिंक उसका आइडिया उनके पीछे अच्छा होता है कि शुक्रगुजारी सिखाई जाए, बट वो इन अ वे आपको नेगेटिवली, आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। आप समझते हैं, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं नहीं करता, करता। मुझे शायद मिल गया है, मुझसे छीन ना जाए, लोगों को पता ना चल जाए कि मैं, हालांकि आप आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो दिमाग में एक फतूर बन जाता है हम्म, कि शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता, और शायद मिल गया तो बस यही अब है, इसी को रख लो, इससे हम्म, आगे की सोच नहीं। लेकिन आपने अच्छा पॉइंट हिट ये किया कि यहाँ आने के बाद, अब इट्स ओनली लास्ट ईयर, आपको आए हुए 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो 3 साल बाद आपको ये रियलाइजेशन हुई कि इससे आगे जहाँ और भी हैं और मैं हम्म, मज़ीद अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, यस, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती हो तो यहाँ पे मौक़े काफ़ी सारे काफ़ी हैं, ज़्यादा है, यस, राइट। एग्जैक्टली। आई थिंक ये आपने जो एक बात की है कि हस्बैंड सपोर्टिव होना, आई थिंक जब भी आप ना पाकिस्तान से बाहर मूव करने का सोचते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक जनरली एक लड़की की लाइफ में ये होता है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, तभी आप जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, वो भी आपको वही नेगेटिव फीडबैक दे रहा है या आपके साथ प्रॉपर शेयरिंग नहीं कर, लाइक पार्टनर वाली शेयरिंग लाइफ में नहीं हो रही, तो आई थिंक लाइफ इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में अगर आप कुछ करना चाहें भी तो आई गेस वो अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ कि एक सपोर्टिव पार्टनर होना और उसका ये समझना कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं और आपको उस चीज़ पे लाइक पुश नहीं, लाइक आपको मोटिवेट करना उस चीज़ की तरफ, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे होना। तो जब आप मतलब
अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूँ लड़कियों को जो यहाँ जिनकी एस्पिरेशन है यहाँ कनाडा आना, आई वुड से कि लाइक आप पहले अपनी लाइफ को ना गेज करें कि आपका पार्टनर इतना मतलब है कि आप उस पर रिलाई कर सकें प्रॉपरली। लाइक आई कैन से कि मैं उसामा पे 100% रिलाई कर सकती हूँ। तो अगर आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि आप अपने पार्टनर पे रिलाई कर सकते हैं हर सिचुएशन में, अप एंड डाउन्स में, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ प्रॉपर पार्टनरशिप करेगा, तो ही आप ये डिसीजन लें। वरना यहाँ आके लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको फिर फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है, फिर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ स्टक होंगे। तो आई थिंक एक तरह से यू आर इन अ प्रिजन, फिर एक उसमें आप रह जाते हैं। यानी अगर मैं आपकी बात सही तरह समझाऊं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपकी शादी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो गई है हम्म, तो आप अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड इतना अपना स्ट्रॉन्ग करने पे मेहनत करें कि यहाँ आने से पहले आपका उस पे इस तरह का ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो चुका हो कि ये शख्स मेरे पीछे खड़ा होगा, फिर हम्म, आप यहाँ आके एज अ वुमन कंफर्टेबली अपना अपनी एम्बिशंस को पूरा कर सकती हैं, जब आपको पता होगा कि मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मेरे साथ 100% खड़ा है। हम्म, और वो जो ट्रस्ट और वो सारी चीज़ बिल्ड हुई थी, वो पाकिस्तान में जो टाइम आप 1.5 साल बता रही हैं शादी के बाद, दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल वो सारा यस। कुछ बनाने में। उसामा ने आपको दुकानों पे अकेला भेजना शुरू कर दिया। आई स्टिल रिमेंबर मतलब जब कोई देखे तो शायद कि क्या हो रहा है, हाँ, लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट काइंड ऑफ उनकी सोच काफ़ी आगे की थी। मतलब आप ये इमेजिन करें कि जब इमिग्रेशन का हमारा प्रोसेस चल रहा था, तो ऑब्वियसली उसामा साइट्स पे होते थे, अक्सर बिजी होते थे, कोई चीज़ आ गई है तो उसामा मुझे कहते थे तुम जाके कर लो ना। तो मैं घर बताती थी कि अच्छा आज मैं फ़लाँ काम करके आई, तो मेरे पापा हैरान होते थे, अच्छा तुम अकेले जाके ये काम कर आती होती हो अब तुम? मैं कहा हाँ मैं कर लेती होती हूँ। वो बाप बाप के लिए अपनी बेटी, छोटी बेटी को इंडिपेंडेंट देखना एक वो थोड़ा सा ना मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनका वो होता है ना कि प्रोटेक्टिव अंदर से वो इंस्टिंक्ट जाग हम्म, जाते हैं कि मेरी बेटी, हम्म, लेकिन वो देखते हैं कि खुद भी कर रही है तो वो एक कश्मकश में चले जाते हैं कि कर तो रही है लेकिन मैं करना चाहता हूँ। हाँ, वो वाक़ई तो उनको वो बहुत हैरान होते थे, अच्छा तुम कर लेती होती हो जाके, फिर कैसे जाती होती हो? अच्छा ऊबर करा के जाती हो, रिक्शा भी पकड़ लेती हो? मुझे तो लगता है आपको जान के तंग करते थे। हाँ, करते होंगे, जाने उनकी आदत है वैसे तंग करने की, लेकिन ये है कि लाइक वो एक हैरत नज़र आती है कि अच्छा हाँ, अब बड़ी हो गई है मेरी बेटी। हुँ। अच्छा, कोई कनाडा के बारे में एक चीज़ बताएँ जो अच्छी नहीं लगती और 4 साल हो गए हैं, आदत डालने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं डलती। सर्दी ना कहिएगा, उसके अलावा कोई और चीज़? सर्दी के अलावा आई थिंक वो एक घर वाली आदत नहीं डलती है कनाडा में। नहीं, अपने अपने अपार्टमेंट से अलावा या लाइक वो एक एक चीज़ होती है, लेकिन वो एक घर वाली आदत नहीं डलती। आपको एक होता है ना, आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक जगह पे गुज़ारा है, तो घर वाली फीलिंग अटैच हो जाती है उस जगह से। मतलब वो खुशबुओं के साथ, वो मौसमों के बदलने के साथ, वो एक कभी-कभी वो माहौल बनता है। तो मतलब मैं आज भी सुबह टाइम में अचानक सोच आई थी मुझे कि जब भी ना ऐसा कोई माहौल बनता है ना कि आपको फ़ील होता है कि अच्छा ये वैसा ही माहौल है जैसा कभी पाकिस्तान में होता था, तो आपको आप उस चीज़ को ना कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक वो एक आदत नहीं बनती आपको, कि आप इस जगह को प्रॉपर्ली अपना घर नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी वो मेमोरीज़ नहीं है। शायद हमारी अगली जनरेशन, हाँ, शायद क्या यकीनन यही होगा कि अगली जनरेशन के लिए यही घर होगा। हमारे लिए घर जो है ना वो पाकिस्तान था। तो वो मतलब पाकिस्तान अब भी आप जाते हैं तो वो एक चीज़ फ़ैमिलियरिटी और वो सब कुछ जो है ना एक वापस आता है। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, हाँ। हाँ, वो सारी चीज़ें आपकी पाकिस्तान से अटैच्ड हैं। हुँ। वो यहाँ पे अटैचमेंट करना इस एज में आई थिंक वो थोड़ा-सा मुश्किल है। उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। मैं उसामा से भी लास्ट पॉडकास्ट में यही बात कर रहा था कि एज एन इमिग्रेंट आप होम किसको कहते हैं, समटाइम्स मैं सोचता हूँ और उसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता कि घर क्या है। हुँ। क्योंकि पाकिस्तान में थे वो घर था, पाकिस्तान से यहाँ आ गए, यहाँ शहर बदल लिए, तो फिर आप घर अल्टीमेटली किस जगह को कहेंगे? एज एन इमिग्रेंट ये एक चैलेंज हाँ, रहता है। आई थिंक बीइंग अ फीमेल बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ के साथ एग्री कर सकेंगी कि हमारा घर ना चेंज होता है शादी के बाद। तो शायद मेल्स के लिए जो है ना एक ये चीज़
अंडरस्टैंड करनी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हमारे लिए होता है कि हमने एक दिन घर छोड़ के चले जाना है, तो हमारा घर फिर हमें पता होता है कि ये टेम्परेरी है, उसके बाद हमने यहाँ तो वो एक ट्रांज़िशन हुई मेरी पहले के मतलब मैं वो घर छोड़ के गई। पहले हमने लाहौर में घर बनाया, फिर हमने कनाडा आके घर बनाया, तो आई थिंक हम फिर फीलिंग अटैच करते हैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ। आई थिंक यहाँ पे जो घर बन गया है वो लाइक फिर वही फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स जो कि फैमिली की तरह हैं। अब आप देखते होंगे कि हम हर वीक जो है ना वो यर्न करते हैं कि अच्छा गैदरिंग हो जाए, जब नहीं होती तो हम यही जब भी मिलते हैं ओहो इतना टाइम हो गया हम नहीं मिले, जबकि पाकिस्तान में हम नहीं करते थे ये चीज़ कि लाइक हर वीक अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और वो फिर नहीं मिल रहे तो हमें होता हो कि अच्छा नहीं हम नहीं मिल रहे, जल्दी जल्दी प्लान बनाओ, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे वो चीज़ होती है। तो फिर वही बात है, हम फीलिंग को यहाँ पे जो है ना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि वो टुगेदरनेस, वो बॉन्डिंग, वो सब कुछ जो है ना हम यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ कर सकें। तो आई थिंक फिर घर का मीनिंग उस लिहाज से हम चेंज कर लेते हैं कि अब घर जो है वो इस फीलिंग के साथ अटैच्ड है। अब वो घर चार दीवारी के साथ या वो उन दरख्तों के साथ या उन मौसमों के साथ अटैच नहीं है जो पाकिस्तान में रह गए हैं। तो यस। आपने अभी एक बात टच की कि जो लड़कियां भी एस्पायर कर रही हैं यहाँ आने के लिए, उनको आपने कुछ बातें बताई। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ कि अगर आप एक थोड़े मिडिल क्लास से ऊपर वाली क्लास में एग्जिस्ट करते हैं ना, जहाँ पे घर में काम वाली भी आ जाती है, आप दोपहर 12 बजे भी सो के उठे, नाश्ता मिल जाता है, कमरा साफ़ हो जाता है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आप एक्चुअली पापा की परी हैं। तो वो जो पापा की परी होती है ना, उसकी समटाइम्स शादी हो जाती है एक एंटरप्रेन्योर के साथ, एक ऐसे स्पार्क वाले लड़के के साथ जो बाहर जाना चाह रहा होता है या जाने लगा होता है, या अब्बू को पता होता है कि दोस्त का बेटा है और चला गया हुआ है, तो वो समहाउ उसकी शादी उससे करवा देते हैं। लेकिन उस लड़की के दिल में समटाइम्स, क्योंकि मैं ये सवाल इस लिहाज से कर रहा हूँ, मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं लड़कों और लड़कियों के कि यार यहाँ हमारा लाइफस्टाइल बड़ा आलीशान है, तो हम कनाडा आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो उनको पहला तो मेरा जवाब होता है कि यार अगर आपको इतना वहाँ का आलीशान पसंद है तो कोई मजबूरी तो नहीं है कि अगर आप नहीं आएंगे तो गुनाह नहीं है, आप ट्रस्ट में आप वहाँ सुकून से रह सकते हैं। बट अगर आप आ रहे हैं तो फिर उसके साथ जो सारी चीज़ें जुड़ी हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे फ़रार नहीं है कि आप आधी डील नहीं ले सकते कि मैं इंजॉयमेंट ले लूँ जिम्मेदारियाँ नहीं लूँगा, आपको वो सब कुछ लेना पड़ेगा। एज अ वुमन जो उसी कल्चर से आई, यहाँ पे आके मेहनत की, जगह चेंज की, सब कुछ किया, एक स्ट्रगल से गुज़री, सिटीज़न बनी, सारा कुछ किया, इस सारे जर्नी को जहन में रख के जो भी लड़कियां या जो भी यंग लोग अभी पढ़ रहे हैं या जो भी आना चाहते हैं और वो इस चीज़ से डरते हैं कि यार वहाँ तो अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, वहाँ तो ये भी करना पड़ता है, उन लोगों को एड्रेस करके क्या कहेंगी कि क्या उनको ये जर्नी करना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर क्या उसका अल्टरनेट वो कर सकते हैं, और अगर करना है तो फिर उसके लिए उनको क्या चीज़ें जो उनका सफ़र आसान बना सकती हैं। अच्छा, फिर वो बात आपने की कि आलीशान और लाइक काम के लिए लोग और सब कुछ ऑब्वियसली आपको यहाँ आके सब कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में जैसे आप कुछ करते हैं तो वो सब कुछ हाथ से आपको करना पड़ता है। यहाँ खाने के अलावा आप हर चीज़ मशीनों से कर सकते हैं, तो लग्ज़री का मीनिंग चेंज हो जाता है। वहाँ आप एक इंसान को कह रहे थे कि मेरे लिए काम कर दो, यहाँ आप वो लग्ज़रीज़ ले सकते हैं, अपने लिए ख़रीद सकते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। मेरे लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है वो पोछा लगाना होती थी, वो बहुत मुश्किल काम था। उसका आपने क्या हल अभी निकाला? अभी हमने उसका ये हल निकाला है कि हमने वैक्यूम वाला मॉप ख़रीद लिया है। अच्छा। तो उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली अभी तक अब लोगों को ये लगेगा कि ये बहुत एंटाइटलमेंट वाली बात है, लेकिन अभी तक फिर मैं खुद ही पोछा लगा रही थी। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि यहाँ जब मैं आई तो मुझे पता था कि मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो मेंटली प्रिपेयर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको ये सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। नॉट सेइंग कि हमारे घर में लाइक हर काम के लिए नौकर थे, लेकिन मोस्टली काम मामा ही करती थी, हमें कोई ऐसे इतने काम नहीं करने पड़े। लेकिन फिर मैं जब हॉस्टल में रही तो मैंने देखा कि लाइक मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी। 2 साल में रही तो मैं अपने सारे काम खुद ही करती थी, लाइक अब अपना ख़्याल खुद रखना, सेहत का ख़्याल खुद रखना, क्योंकि अब मामा नहीं है तो कौन रखेगा, मैं नहीं रखूँगी। तो मैं कपड़े हाथ से खुद धो लेती थी, हालाँकि लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पसंद था, तो मैं खुद हाथ से कपड़े धोना। तो
हर चीज़ खुद मैनेज करना, पैसे खुद मैनेज करना। अच्छा पापा ने इतने ही दिए हैं, हालाँकि आप पापा से और पैसे माँग सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत थी कि लाइक मैंने इतने ही पैसों में मैनेज करना है, और मैं उसमें से भी सेविंग्स करती थी, लाइक मेरी मेंटालिटी वो थी। तो ये सारी जो आदतें आई थिंक दे हेल्प मी जब मैं यहाँ मूव हुई, क्योंकि फिर वही बात है कि आपको एक बजट मिला हुआ है, आपने उसके अंदर ही रहना है, आप सेविंग्स लेकर आए हैं, आपको पता है कि मतलब अगेन वो जो लग्ज़रीज़ आप खरीदेंगे वो एक टाइम से ऑनवर्ड्स आप खरीद सकते हैं। उस लग्ज़रीज़ के अवेलेबल होने से पहले तक आपको स्ट्रगल करनी है। हर चीज़ खुद ही करनी है, मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, एनर्जी मैनेज करनी है। तो फिर इसको मैं लिंक करूँगी उसी बात के साथ कि उसमें फिर आपका पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए। आपकी अपनी इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि लाइक आप सारे काम मिल के कर सकें। ऐसे नहीं हो सकता कि लाइक मैं जॉब भी कर रही हूँ और फिर मैं घर भी देख रही हूँ। मेरे पास भी उतनी एनर्जी है जितनी मेरे पार्टनर के पास है। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो मैं भी 8 घंटे काम कर रही हूँ। तो मेंटली वो भी एग्ज़ॉस्ट हुआ हुआ है, मैं भी एग्ज़ॉस्ट हुई हूँ। तो घर के कामों में अगर वो मेरा हाथ नहीं बटाएगा, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी मैनेज करना। कितना काम कर लूँगी, 1 साल कर लूँगी, 2 साल कर लूँगी, फिर मैं भी इंसान हूँ, फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता लाइक हो जाता है। तो होता है कि आपको ये चीज़ें फिर डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं कि अच्छा मैं इतना काम कर सकती हूँ या इतनी मेरी एनर्जी है, उसके बाद का काम आई वांट कि मेरा पार्टनर मेरे साथ पिच इन करे। तो जब मैं थकी हुई होती हूँ तो उसामा काम कर देते हैं, लॉन्ड्री उसामा कर देते हैं, अब सिर्फ़ मशीन में ही डालनी है, मशीन से निकाल के ड्रायर में डालनी है। लेकिन वो भी एक काम तो है ना, जब आपके माइंड पे होगा कि अच्छा ये काम मैंने करना है, तो मेंटली एग्ज़ॉस्शन बनती रहेगी। तो लेकिन जब आप ये डिवीज़न कर लेते हैं कि अच्छा ये काम मैं कर लेता हूँ, ये काम तुम कर लो, तो फिर ही ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो जब आपने यहाँ आना है तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ आके उन चैलेंजेस के साथ सामना कर सकेंगे। अकेले अगर फिर वही बात है, पार्टनर आपका सपोर्टिव नहीं है तो अकेले कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, कितना अरसा कर सकेंगे। तो एक ज़हन में रख के आएँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा है कि 1 साल बाद मेरी लाइफ़ स्टार्ट हो जाएगी या मेरी लग्ज़रीज़ मुझे मिल जाएँगी या कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो टारगेट अचीव कर सकें। तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं कि अगर आपका वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आप पेशेंस के साथ मज़ीद कुछ और अरसा काम कर सकें। तो आई थिंक मेंटली प्रिपेयर होना सबसे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। सही। आपकी बात से मैंने 2 चीज़ें पिक की हैं। एक तो ये कि थ्रू आउट योर लाइफ आज हमने पानी समहाउ रखा है। जी, आज हमने पानी रखा है और मैं भी पी लेता हूँ। आपकी इस बात से मैंने 2 चीज़ें निकाली हैं। एक ये कि थ्रू आउट योर लाइफ समहाउ कुदरत आपको बैकग्राउंड में तैयार कर रही थी इस जगह पहुंचने के लिए। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी एबटाबाद में हुई बट आप रहती लाहौर में थी, तो आपको एक इंडिपेंडेंस का थोड़ा सा एक टेस्ट मिल गया। आपको हॉस्टल लाइफ से थोड़ा सा आइडिया हो गया। उसके बाद वो जो पीरियड था यहाँ आने से पहले, उसमें आपको कुछ मौका मिल गया, जिस तरह आपने बताया कि उसामा ने भी आपको सपोर्ट किया। और यहाँ आने के बाद आपने कहा कि हस्बैंड का सपोर्टिव होना इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। अगर वो सब कुछ भी इन लाइन हो लेकिन आपका हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपकी ज़िंदगी भले पाकिस्तान में हो भले यहाँ पे हो, वो सफ़रिंग चलेगी, उहुँ, उसकी नौयत बदल जाएगी, उहुँ, बट वो सफ़रिंग ही कहलाएगी। उहुँ। लेकिन आपके केस में दैट वाज गुड। मुझे ये बताएं, जब एक इंसान यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद उसको कुछ अरसा गुजर जाता है, उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, उसको एक अपना एम्बिशन कोई नज़र आती है, जो गोल शायद पाकिस्तान में वो सोचता था कि हाँ मैं कभी करूँगा, हुँ, बट यहाँ पे चूँकि अब आपने वही बात की टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे नहीं है कि आपको घंटों कपड़े धोने पे, घंटों बर्तन धोने पे लगाने पड़ रहे हैं। आपने मशीनें ऑन करनी है, हाँ आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, उहुँ, बट उसके बाद आपके पास कुछ वक्त होता है जिसमें आप अपने उन गोल्स को, जो शायद पाकिस्तान में आपको फुर्सत ही नहीं मिलती थी उहुँ, करने की, आप कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी एजुकेशन को या अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को फर्दर करना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगी एज अ वुमन? क्योंकि मर्दों के लिए तो देन अगेन वो पाकिस्तान में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हुँ, यहाँ आके भी दे कैन डू मोर हमारे कल्चर से स्पेशली, बट ख़वातीन के लिए कुछ कल्चरल बाउंड्रीज़, कुछ रिलीजन की बाउंड्रीज़, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपने तजर्बे से क्या समझती हैं कि अगर कोई लड़की यहाँ पे आती है एंड शी हैज़ सम ड्राइव, शी हैज़ सम पैशन, हस्बैंड है या नहीं है हम उसको भी फ़िलहाल हुँ, छोड़ हुँ, देते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुल होने में
क्या चांसेस है कि वो सक्सेस पाएगी और क्या चांसेस हैं कि वो सक्सेस नहीं पा सकेगी? आई एम श्योर सक्सेस को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम्म, लेकिन बहुत सारे लोग उस खौफ से ही कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, वो करते ही नहीं, वो एफर्ट स्टार्ट ही नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक फिर मैं ऐसी ही थी जब मैं मतलब यहाँ आई थी, या बल्कि यहाँ से पहले भी। फिर मैंने बताया ना कि वो एक मेंटेलिटी सेट कर देते हैं कि लाइक आप लड़की हैं, आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर शुक्रगुजार करना होना है, कि आपके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें यही लग रहा होता है कि यही हमारे लिए काफ़ी है। तो आई थिंक इस मेंटालिटी के ऊपर पहले से काम करके आए कि यहाँ आपके लिए, आप में और किसी लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और किसी लड़के के पास बैचलर्स की डिग्री है, तो यू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी कि आप भी उसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं जिस जॉब के लिए वो एलिजिबल है। तो अगर आपके पास ड्राइव है तो आई वुड से कि लाइक उस पे इतना काम करें कि आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ कि आई डिज़र्व द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज़ एनी अदर मेल कैंडिडेट हियर। यहाँ पे कोई रिलीजन की बाउंड्री नहीं है आपके ऊपर कि आपको कोई कहेगा कि भाई अच्छा आप तो पर्दा करके ही बाहर निकलेंगी, तो आप नकाब करके ही बाहर निकलेंगी, या आप फ़लाँ जॉब कर सकती हैं, फ़लाँ जॉब नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स या व्हाटएवर। यहाँ आप हर जॉब कर सकती हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप जाके लाइक मज़दूरों वाले काम भी कर सकती हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन भी बन सकती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दें कि आप, ताकि आप खुद अपने रास्ते में रुकावट ना बने। जैसे मैं अपने रास्ते में खुद रुकावट थी इनिशियली, मुझे था कि अच्छा इस तरह की जॉब नहीं करनी, उस तरह की जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट। तो हम जब अपनी सोच को पाबंद कर देते हैं ना उन्हीं चीज़ों का जो हमने सीखी होती हैं बचपन से, तो फिर हम खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो आई थिंक लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही होगी कि इस चीज़ का यकीन करके यहाँ पे आएँ कि आप हर चीज़ के लिए डिज़र्विंग हैं। वहाँ पे शायद आपको ये चीज़ फ़ील कराई जाती होगी कि आप सर्टेन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या अच्छी नहीं हैं कैंडिडेट, या आप हायर पोजीशंस पे नहीं जा सकती, या हायर पोजीशंस पे जाने के लिए आपको फ़लाँ चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती होगी। यू डोंट हैव टू डू दैट हियर। तो इस चीज़ को के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें कि ताकि आप खुद अपने रास्ते में रुकावट ना बने। सही, यानी खुद को अंडर एस्टिमेट एस्टिमेट ना करें, ना मतलब करें। वो सेल्फ इस्टीम, फिर वही बात है ना, मैंने यहाँ पे थी जब मैं आई थी, तो अब वो यहाँ पे आई है। तो हम्म, आई थिंक जब आप आ रहे हैं ना, तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करें कि वो ऊपर लेकर आएँ यहाँ पे। सही। यहाँ पे आप इस उससे आएँ कि भई मैं जंग में आया हूँ और मैंने जीत के ही जानी है। ये एक अच्छी एनालॉजी है जंग की। मुझे ये बताएं, आपने एक बात की अभी कि यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है कि भाई आपने पर्दा किया हुआ है, आप बाहर इस तरह ना निकलें, वैसे ना निकलें। बीइंग समबडी जो कि हिजाब करती है, आपको यहाँ 4 साल हो गए, क्या आपको कभी किसी मौके पे ऐसा फ़ील हुआ कि हिजाब की वजह से आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई है एट अ जॉब, एट एट अ सम कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई रेस्टोरेंट में आप गई, उन्होंने आपको ट्रीट डिफरेंटली किया, या किसी शॉप पे गई, या जॉब की मैंने बात की, आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ? पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा नहीं देखा। इफ़ एनीथिंग लाइक अगर मैं देखूँ, जैसे मैं कोर्स यहाँ आके किया तो वहाँ पे लाइक दे रिगार्डेड मी एज़ वन ऑफ देयर बेस्ट स्टूडेंट्स देयर, क्योंकि आई हैड द क्वालिटीज़। तो हो सकता था कि मैं क्योंकि हिजाब करती हूँ तो दे कुड हैव सेड कि लाइक नहीं, हम इसको नहीं कंसिडर करते। लाइक दे गिव मी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देयर, और वो लाइक थ्रू आउट द कोर्स वो ये चीज़ बार बार अनाउंस करते थे कि लाइक शी इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट करती थी कि ओके, मेरे हिजाब को लेके कोई इश्यू नहीं बनाया जा रहा। जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो लाइक लोगों को जितनी रिस्पॉन्सेज़ आ रहे थे, मुझे भी उतने ही रिस्पॉन्सेज़ आ रहे थे। किसी ने ये नहीं देखा कि लाइक ये हिजाब करती है या कुछ। इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू अच्छा हुआ तो लोगों ने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई भी फ़ेस नहीं करना पड़ा। बट देन अगेन आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं यहाँ पे, तो आपको डर भी लगता है कि मैं निशाना बन सकता हूँ। लेकिन आई डोंट टेक दैट एज़ कि मतलब मैं उसकी वजह से खुद को कंट्रोल करूँ या बाहर ना निकलूँ। इफ़ एनीथिंग आई ट्राई माई बेस्ट कि लाइक मैं एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनूँ कि लोग हिजाब से डरे नहीं। मतलब आई एम फ्रेंडली टुवर्ड्स पीपल, आई लेट देम आस्क क्वेश्चंस इफ दे हैव एनी। तो मतलब
वो फिर मेरे ऊपर भी है ना कि मैं हिजाब की अपनी कम्युनिटी में क्या रिप्रेजेंटेशन बना रही हूँ। अगर मैं फ्रेंडली नहीं हूँ या मैं लाइक बहुत ज़्यादा इरिटेबल हूँ और मैं लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करी, रूड हूँ वर्क प्लेस में, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर हायरिंग अ हिजाबी दे विल थिंक ट्वाइस। तो आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर होता है आप पे कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है बीइंग अ हिजाबी, क्योंकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है आप और इस्लामोफोबिया होता है, आप माने ना माने होता है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आप पे होता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाइस हो जाए मे बी। तो वो चीज़ भी मैंने करके देखी, लेकिन अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ दैट आई एम रियलाइजिंग कि ओके आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज अ पर्सन, नाउ आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा नाइस जस्ट बिकॉज अब मैं वर्क प्लेस पे लाइक आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लाइक आई हैव बीन नाइस टू यू, नाउ आई वांट माय थिंग्स। तो आई थिंक इनिशियली आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आप खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो देन यू कैन आस्क फॉर द सेम थिंग्स जो कोई और डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप जैसा कोई और बंदा जो है जिसको मिल रही हैं। तो यानी शुरू में वही बात है कि आपको वो फीलिंग रहती है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, बड़ी बात है, मुझे इससे आगे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट जब आप यहाँ रहते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं, आपको कंफर्मेशन मिलती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे मेरे पीयर्स ने बताया, मेरे बॉसेस ने बताया, तो वो एक रिकन्फर्मेशन होती है कि मैं भी एक वैल्यूएबल एसेट हूँ इस सोसाइटी के लिए। मैं ऐसे ही कोई खैरातिया नहीं यहाँ पे नहीं, आ यस गया, मैं एग्जैक्टली। अपनी एफर्ट से आई डिज़र्व टू बी हेयर। जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपकी वो टोन नाइस से, आप फिर नाइस रहते असर्टिव हो हैं, जाते लेकिन हैं, आप फिर तब उस तरह हो जाते हैं कि जब मेरी बाउंड्रीज क्रॉस होंगी तो मैं तो मैं बोलूँगा। बोलूँगा यस पहले एग्जैक्टली। आप अपनी बाउंड्रीज़ को जानते नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा मुख्तलिफ। वहाँ हर मुख्तलिफ। बंदा कोई बस में बैठा हुआ आपसे आपके घर के झगड़ों के बारे में पूछना शुरू कर देगा, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो बाउंड्रीज़ मैंने भी नोट किए कि कुछ अरसे बाद आप अपनी वो दीवारें खड़ी खड़ी कर कर लेते हैं। लेते हैं। इट्स नॉट इंटेंशनल, आई थिंक वो हो जाता है। हाँ, यू शुड बी अवेयर के क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, लेकिन वो हो जाता है वंस यू बिकम थोड़ा सा आप अपने करियर में एडवांस करते हैं और थोड़ी सी आपके अंदर स्किल्स बढ़ती हैं, तो दैट्स नेचुरल, राइट। अब आते हैं हम थोड़े से उन सवालों की तरफ जो मुझे लोग पूछते भी हैं, जो कि मेरे जहन में भी हैं और जो आई थिंक आपको पता भी है कि मैंने पूछने हैं। वो ये हैं कि आपका चैनल बिलियन हॉबीज़, अभी आपने बात की कि कनाडा वाली वीडियो आपकी वायरल हुई, उसके बाद आपको समझ आ गई कि मेरी ऑडियंस का मिजाज क्या है। आपका मिजाज वो था कि या नहीं था, आपकी बिलियन हॉबीज़ में से एक हॉबी थी ट्रैवल और वो सारा, लेकिन वो आवाम के साथ क्लिक कर गई। क्या वजह बनी कि कुछ अरसा आप उसको लेके चलती रहीं, बट फिर एक वक्त आया कि आपने बिल्कुल ही अब चैनल को उस पे बिल्कुल अबैंडनमेंट, बिल्कुल खामोशी हो गई है। तो वो आई एम श्योर कि आपके ऑडियंस भी और मेरी ऑडियंस में बाकायदा लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाईजान आप उनसे पूछ के हमें बता सकते हैं। तो मैं एक तरह से मैसेंजर का काम भी कर रहा हूँ कि ओके। प्लीज़ कैमरा आपका है, आप लोगों को बताएं कि क्या हुआ। अच्छा, ऐसा होता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो हमेशा सेम नहीं रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो आई थिंक वो फ़ेज़ था जब हम कनाडा एक्सप्लोर कर रहे थे, हम निकलते थे बाहर बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास दिखाने के लिए चीज़ें होती थी, क्योंकि हम एक चीज़ से गुज़र के आए थे, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन थी कि अच्छा हम इस स्ट्रगल से गुज़रे हैं, तो हम लोगों को भी बता सकते हैं कि हम इस स्ट्रगल से गुज़रे हैं। वो फ़ेज़ गुज़र गया, फिर आपकी लाइफ ना एक उस पे इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, फिर आप डेली रूटीन में सेटल इन होते हैं। अब वो चीज़ें लोगों को क्लिक नहीं करती इतनी। अब लोग चाहते हैं कि मैं रिपीट पे वही चीज़ें बार-बार बताऊँ उनको, जो कि कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं। आई डोंट हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन टू लाइक इम्पार्ट नाउ थ्रू दोज़ वीडियोज़। तो मुझे ये स्ट्रगल होती थी कि अच्छा फिर मैं अब उन वीडियोज़ को किस तरह से बनाऊँ कि लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगें, और फिर लाइक मेरी भी ऑब्वियसली आपको कोई रिटर्न भी तो चाहिए ना, कोई देखे भी तो उन वीडियोज़ को, आपको फ़ील हो कि अच्छा कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माय वीडियोज़, मैंने फॉर्मेट्स चेंज करके देखे। अच्छा मैं घर की वीडियो बना देती हूँ, आज मैंने दिन में क्या किया, अच्छा मैं आज ट्रैवल पे जा रही हूँ, मैं वो वीडियो बना देती हूँ, मैं वीकेंड शेयर कर देती हूँ अपना। मैं क्रोशे की 1-2 वीडियोज़ डाल के देखी। तो लाइक लोगों का रिस्पॉन्स अगेन फिर वही बात आ जाती है कि 15,000 में से शायद 1000 लोग ऐसे थे जिनको इस तरह की वीडियोज़ पसंद थी। तो क्योंकि फिर वो 15,000 में सिर्फ 1000 लोग देख रहे हैं, तो एल्गोरिदम आपको कहता है कि भई किधर तो आप सप्रेस हो जाते हैं एक तरह से। तो अब वो लाइफ में अब चेंज आ गई है, तो फिर मैं
वापस उस चीज़ को लेके नहीं चल सकती कि जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ। तो आई थिंक देयर केम अ सर्टेन पॉइंट जब मुझे ये डिसाइड करना था कि जो मैंने इतनी मेहनत की है 2 साल इस चैनल के ऊपर, उसको मैं छोड़ दूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। तो मुश्किल था बहुत ज़्यादा डिसीजन, आई विल टेल यू, कि जब मैंने कॉन्शियसली ये एफर्ट की कि अच्छा ओके, आई एम नॉट पुटिंग एनी मोर वीडियोज़ ऑन द चैनल, मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी। लाइक इट वाज़ लाइक कि यू आर अबैंडनिंग अ चाइल्ड या फ्रेंड ऑफ योर ओन, जिसमें आप एक कंफर्ट ढूंढते थे। तो इट वॉजेंट एन ईजी डिसीजन, लेकिन मुझे वो लेना पड़ा क्योंकि इट वॉज टेकिंग मोर फ्रॉम माई एंड दैन इट वॉज गिविंग मी बैक। तो हर हफ्ते की एक टेंशन, अच्छा इस वीक वीडियो डालनी है, टॉपिक क्या होगा, क्या रिकॉर्ड करना है, अच्छा उसके ऊपर वॉइस ओवर भी करना है, अच्छा उसको एडिट भी करना है। आप खुद सोचें कि उसके पीछे अगर 8 घंटे भी जा रहे हैं तो 8 घंटे मैं काम पे गुजारती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ और मेरी कोई सोशल लाइफ भी है, उसके अंदर से फिर वो 8 घंटे निकालना इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और फिर उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, लाइक अब ठीक है मैं डेली लाइफ अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उस डेली लाइफ में रिकॉर्ड करने के लिए आपको कैमरा एंगल सेट करना है, अपने कैमरा को चार्ज करके रखना है, आपने देखना है कि अच्छा मेरी वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, आपने कुछ बोल दिया है कि ओहो ये तो गलत हो गया, दोबारा से रिकॉर्ड करना है। तो इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम योर साइड। तो आपको उसका रिटर्न भी नज़र आए तो फिर आप उस पर मेहनत करते हैं। तो इट वाज एग्जॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा, मेंटली भी फिज़िकली भी। तो आई हैड टू गिव इट अप। तो यस। चलें, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब आपका चैनल तो एग्जिस्ट करता है और फ़ैन भी एग्जिस्ट करते हैं। उसका सबूत ये है कि मेरी पिछली वीडियो में भी वो पूछ रहे थे कि भाईजान तूबा साहिबा से पूछेंगे वो कहाँ पे हैं। तो वो जो फ़ैन अब हैं उस जगह पे, उनका क्या बनेगा, जो वहाँ खड़े हैं आज भी तूबा के इंतज़ार में कि तूबा शायद लिफ्ट करवा दे हमें? वेल आई थिंक आई क्या एम तूबा हैप्पी। एक नया चैनल शुरू करेंगी या उसको एक और डायरेक्शन में जाएंगी? व्हाट्स द फ्यूचर फॉर तूबा? आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज फैंस। अभी मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं खुश होती हूँ कुछ लोगों के, लाइक नेगेटिविटी मुझे इतनी मिली है लेकिन इतनी नहीं मिली है। बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिले हैं जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे। सो अगर वो लोग स्टिल लाइक इतने इंटरेस्टेड हैं मेरी लाइफ में, तो मैं इंस्टाग्राम पे अभी भी एक्टिव हूँ। आई एम नॉट एक्टिव ऑन माई मेन इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। आई हैव अ बिज़नेस प्रोफाइल जहाँ पे मैं अब एक्टिव होती हूँ अक्सर, तो वो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग के फ्यूचर में आई विल स्टार्ट अ चैनल जो कि लाइक बिजनेस से रिलेटेड होगा मेरा। उस पर ज़्यादा लाइक क्रोशे की या लाइक मेरी अगेन हॉबीज़ सारी नहीं डालूँगी मैं उसके ऊपर। मैंने ये सबक सीखा है कि मैं उसको नीच डाउन ही रखूँगी। तो उसमें एज अ बिज़नेस ओनर मेरी लाइफ में क्या चलता है, या मैं लाइक क्रोशे से रिलेटेड क्या करती हूँ, कुछ बना रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, क्या अपडेट्स चल रही हैं, मैं लाइक मैंने बिज़नेस किस तरह से सेटअप किया, उस टाइप की वीडियोस। एक मेरे जहन में ये आइडिया है, आई डोंट नो वो कब एग्जीक्यूट होगा, बट आई थिंक उस पे मैं काम करूँगी बिकॉज आई मिस मेकिंग वीडियोस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अक्सर मैं कैमरा देखती हूँ अपना, तो फिर मुझे होता है अच्छा वीडियो बना लेते हैं। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल मेकिंग इंस्टाग्राम की छोटी वीडियोज़। आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल मेकिंग लॉन्ग फॉर्मेट वाली। तो आई विल स्टार्ट अ चैनल, लेकिन वो डिफरेंट होगा इससे। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मैं अभी से सेट कर देती हूँ, इट विल नॉट बी लाइक माई प्रीवियस चैनल एट ऑल। यानी उसमें स्टोरी टेलिंग या अपने पर्सनल लाइफ शेयर करने के अलावा या उससे ज़्यादा जो बिज़नेस आप सेटअप कर रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगी? आई डोंट थिंक दैट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकता है या करना चाहता है। आई हैड अ विजन कि लाइक मैं अपने चैनल से कुछ थोड़ा लाइक इंटेलेक्चुअली या कोई लाइक इस तरह से एक, आई थिंक एक ऐसा विजन बनाना चाहती थी कि यू कैन डू इट ऑल इफ़ यू वांट टू, यू डोंट हैव टू बी लाइक परफेक्शनिस्ट एट वन थिंग। मेरा मेरा मोटो यही है। मैं उसामा हर टाइम देखते रहते हैं मैं आराम से बैठती नहीं हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम आराम से बैठ जाओ। तो मैं हर टाइम चाहती हूँ कि मैं कुछ करती रहूँ। अब जब मैं कुछ करती रहूँ तो फिर मैं चाहती हूँ कि लोगों से वो जॉय शेयर करूँ कि लाइक जो मैं आई फील ठीक है। तो वो चीज़ आई थिंक किसी एक चैनल से उस तरह से नहीं हो सकती, उस चैनल से बेसिकली नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उसी तरह से टैग हो गया था कि ये कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड है। हालांकि वो कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं था, उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं थी, बट इट हैपेंड दैट वे। तो बस उसको एक आप समझ लें कि एक एक चैप्टर है जो वहाँ पढ़ा हुआ है। कभी लाइक आपको मेमोरी बुक में पीछे जाके देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक
अगर ज़रूरत पड़ी तो इन फ्यूचर भी बंदा कर सकता है कि लाइक एक नया चैप्टर खोले, अब जब उसको बंद करने का टाइम आ जाए तो बंद कर दे। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने लर्न किया है कि जब चैप्टर बंद करने का टाइम आ जाए तो इंसान रेडी हो जाए कि भाई वो चैप्टर बंद करना है अब आपने। और फिर उस मरे हुए घोड़े को घसीटने का फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। कोई भी नहीं है। यस, सही है। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, चलें अब चैनल की हमने बात कर ली। चैनल के अलावा आजकल तूबा के दिन में क्रोशे और यूट्यूब अब आप कर नहीं रही, क्रोशे के अलावा क्या है? क्रोशे के अलावा ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हैं। लोग डरते हैं एक्चुअली जब मैं शेयर करती हूँ। मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इसमें डरने वाली कोई डरना बात भी नहीं चाहिए है। मेरा ख्याल है। मुझे खुद डर लग रहा है इधर बैठे हुए। मैं आपसे 4 फुट दूर हूँ लेकिन मेरी टांगें कांप रही हैं। आई डोंट थिंक इसमें डरने की कोई बात है। लाइक हर बंदे का अपना शौक होता है। आई थिंक समहाउ जो एक ये मैं एक थेरी अपनी तरफ से प्रेजेंट करी हूँ, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है जितनी भी आर्टिस्टिक कम्युनिटी है ना, उनको समहाउ इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है। मतलब ट्रू क्राइम इज़ अ ह्यूज थिंग इन क्रोशे कम्युनिटी या आर्ट्स की कम्युनिटी। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट अच्छा, आई अबाउट। थॉट जनरली ख़वातीन में पॉपुलर No, है। it's not. It's about crocheters or like artistic people and true crime. There's a connection somewhere. I'll talk about it with my therapist and try to find out what's there. But मेरी therapist खुद true crime बहुत देखती है। अच्छा, मे बी Just क्रोशे में वो जो सुइयाँ देख के उनको होता है कि किसी को चुभो दें। नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई थिंक आई डोंट नो, बैकग्राउंड पे कुछ चल रहा हो तो बस वो इनफ होता है। लेकिन आई ग्रेविटेट टूवर्ड्स ट्रू क्राइम। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो मैं DIY होम डेकोर और इस टाइप से रिलेटेड बहुत देखती हूँ। होम रेनोवेशंस या इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हूँ। उसके अलावा आजकल ज़्यादा कुकिंग पे फोकस करती हूँ। कुछ नई चीज़ बना के उसामा को खिला देती हूँ। उसामा भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाती आपको आपके ख़्याल में आपके हाथ की बनी हुई कौन-सी चीज़ उसामा को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आप कभी भी बनाएँ तो आपको श्योरिटी होती है कि ये तो हिट है मेरा? पास्ता, पास्ता। व्हाइट सॉस अच्छा, पास्ता। ओके। वो अभी भी यानी घर में बना पड़ा है। अच्छा। वो आपने इमरजेंसी में बना के नहीं, वो रखा कल होता है हमने क्या? बनाया है। अच्छा, कल हमने बनाया है व्हाइट सॉस पास्ता। ओके। हमने नई चीज़ ट्राई की है, न्योकी। हुँ, न्योकी लाइक मैं तो फ़ैन हो गई हूँ न्योकी की। उसका एक टेक्सचर जो है ना बहुत मज़े का है। तो वो अच्छा, हमने लेकर आई। पहली बार हमने वो रेड सॉस में बनाई। ठीक है। इस दफ़ा हमने वाइट सॉस में बनाई। तो न्योकी मुझे और बाकी लोगों को समझाने के लिए पास्ता की एक शेप को हम कह रहे हैं, और वो शेप होती किस तरह की है? नहीं, न्योकी जो है वो एक्चुअली पोटैटोज़ की बनी होती है। पोटैटो और चीज़ अच्छा, की बनी होती है और वो अच्छा, छोटी-छोटी ऐसे टिक्कियाँ होती हैं ऐसे ओके। गोल-गोल। और वो तो बड़ी पोटैटो और चीज़ होता है। हाँ, अच्छा, तो वो आप ओके। पास्ता का आई थिंक वो अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट तो है, बड़ा अच्छा, मज़े का होता है, च्यूई-च्यूई सा होता है। ओके। बहुत मज़े का लगता है। ट्राई करना है आपने। चलें, ठीक है, डन हो गया। मैं ट्राई करूँगा और फिर मैं आपको इसी पॉडकास्ट पे बैठ के बताऊँगा कि हुँ, कैसा बना था। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे आप आ गई हैं, ड्राइव करती हैं? हुँ। ड्राइव पाकिस्तान में ड्राइव करती थी? सीखनी शुरू की थी मैंने। कैसा फ़ील होता है? आज़ादी फ़ील होती है जब आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठी होती हैं और 3000 सीसी गाड़ी जो है वो आप भगाए जा रही होती हैं हाईवे के ऊपर? क्या एक एड्रेनलिन रश आता है कि यार देखो मैं कर पा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तूबा कर रही है? आई फाइंड ड्राइविंग टू बी अ वेरी मेंटली टैक्सिंग जॉब व्हेन आई एम ऑन द रोड। जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हूँ, देन आई एम लाइक वाओ आई डिड इट। और फिर मैं घर आके उसामा से प्रॉपर क्या कहते हैं वसूल करती हूँ अप्रिसिएशन अच्छा, बैठ के कि उसामा मैं खुद करके आई हूँ। देखें, आप पे रिलाई नहीं किया मैंने, आपको तंग भी नहीं किया उसामा मैंने। कहते होंगे दिखाओ मुझे डैश कैम की फुटेज। नहीं, वो तो जब कुछ होता है तो फिर नज़र आता है। मैंने अभी गाड़ी को ज़ख्मी किया है तो वो तो नज़र आया है। वो तो मैंने गाड़ी से निकलती ही सबसे पहले उसामा को मैसेज किया, उसामा आई हैव अ बैड न्यूज़। उसामा वाज़ लाइक कहाँ मारी है गाड़ी? किसी को तो नहीं मारी। उसामा आप आगे का सोच रहे थे ना? हाँ, नहीं मैं क्या कहते हैं, आई थिंक ये भी एक मैंने चेंज देखी है कि पहले ज़िंदगी में ना कुछ गलत हो जाता था तो आपको डर लगता था कि मैं किसी को बताऊँ। अब मैं
उसामा को सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उसामा मैंने ये गलत कर दिया है, अब क्या करूँ? आई थिंक इसमें आपसे ज़्यादा क्रेडिट फिर उसामा को उसामा को जाता है। जाता है, हाँ। हाँ, उसामा वाज़ लाइक किसको किसी को तो नहीं मारी गाड़ी? मैंने कहा नहीं, दीवार को मारी है। उसामा वाज़ लाइक फिर ठीक है। हाँ। तुम ठीक नहीं, उसामा ने ये भी नहीं कहा फिर ठीक है, उसामा ने कहा तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। उसामा ने कहा ओके, गाड़ी की खैर है। उसामा ने सारी सही बातें की सारी हैं, सही एक बातें एक की, हाँ। प्रोफेशनल शौहर वाली बातें की हैं हाँ, सबने। देखिए मेरे साथ रह रहे कि प्रोफेशनल हो गए। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इट गोज़ बोथ वेज़। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होगा कैलगरी में, क्योंकि आपने वहाँ पे 1.5 साल के करीब टाइम हाँ, 1.5 गुज़ारा है। साल। तो वो एक सर्कल आपका बन गया, आपकी कुछ वीडियोज़ भी यूट्यूब पे हैं जहाँ पे आप वहाँ के दोस्तों के साथ बैंफ और दूसरी लेक्स और जगह फिर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपका कुछ सर्कल बन गया है, कुछ ऑलरेडी दोस्त थे जो जानने वाले इधर-उधर से मूव कर हुँ, गए। हुँ। फैमिली की कमी कितनी फ़ील होती है इस तरह के एनवायरनमेंट में? आई थिंक मुझे इनिशियली बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा। देयर वर डेज़ जब मैं बैठ के उसामा को कहती थी, "उसामा आए पाकिस्तान चलते हैं, प्लीज़ पाकिस्तान।" "उसामा हम कब जाएँगे पाकिस्तान?" अब उसमें ना गैप आ गया है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ ये भी हो गई है कि पहले होता था अच्छा हर टाइम घर कॉल करनी है, घर कॉल करनी है, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा आपको फ़ील कराती है कि आप मिस कर रहे हैं कोई चीज़। अब होता है कि वीकेंड पे 2 दिन मैं मामा के साथ बहुत लंबी बात करती हूँ। उनको लाइक अपनी लाइफ में वो आज भी कह रही थी कि ये ऐसे बात करती है जैसे हम वहीं पे बैठे हुए हैं उसके साथ, या वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो लाइक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। मैं उनको ये बता रही हूँ, अच्छा मैं बालों में तेल लगा रही हूँ, अच्छा मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ, आपने आज दिन में क्या खाया, मैंने ये बनाया। तो लाइक वो एक जनरल कॉन्वर्सेशन जब आप किसी से मिलते हैं तो होती है, हम वही वाली कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो वो एक आई थिंक टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है वो एक कनेक्शन। तो क्योंकि हम फ्रेंड्स से रेगुलरली मिलते रहते हैं तो वो आपकी एक जो सोशल सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो भी पूरी होती रहती है कि यू हैव लव्ड वंस, यू हैव समवन दैट यू कैन रिलाई ऑन। तो वो कनेक्शन भी पूरा हो रहा है, वो कनेक्शन भी पूरा हो रहा है। तो अब वो घर वाली एक चीज़ जो है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अभी कोई कहे भई तुम पाकिस्तान जा रही हो, तो मैं खुशी से उसी तरह उछलूँगी जिस तरह मैं तब उछलती जब कभी मैं यहाँ आई थी। बट ये है कि वो आई थिंक आप कोप करना भी सीख जाते हैं हाँ, आई थोड़ा-सा। थिंक आप भूलते नहीं, ऐसा नहीं कि आप भूल जाते हैं, यू जस्ट लर्न टू लिव विद इट, आपको डील करना आ जाता येस। है। और जब मैं भी टीनेजर्स में वो फ्रेंड्स एक शो आता था, काफ़ी हमारी जनरेशन के लोगों ने देखा, तो मैं सोचता था अच्छा बाहर लोग फ्रेंड्स जो होते हैं ना वही फैमिली होती है और वही रहते हैं। वो जब मैं यहाँ आया तो मुझे समझ आई कि यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि योर फ्रेंड्स एक्चुअली बिकम योर फैमिली, बिकॉज फैमिली को लोग बस समझते हैं कि मैं जवान हो गया, आपका इतना ज़िम्मेदारी थी आपने कर दी, अब मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र पे, विश मी लक। अगर वो अच्छे भी हैं तो वो उनके वालिदैन उनको साथ नहीं रखने, यानी दैट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन इस सोसाइटी में कि ये हमारा ख्याल रखेगा या बुढ़ापे का सहारा, और वो भी इस नीयत से नहीं पढ़ रहा या वो भी कुछ जॉब नहीं कर रहा कि कल को मैंने अपने बाप को वो करना है। कर दे कोई तो अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट अ गिवन के होगा। तो लोग अपने दोस्तों में ही फिर वो अपनी बहन, अपने भाई, अपने माँ, अपनी बाप, वो जो एक ह्यूमन हाँ, आई थिंक कनेक्शन की कनेक्शन नीड हो। अल्लाह ने डाली हुई है वो पूरी कर लेते हैं। और यहाँ आके चूँकि हमारी फैमिलीज़ नहीं हैं तो हमें भी उस तरह के लाइफ़स्टाइल को एक देखने का अच्छा, मौका मैंने मिल रहा है। दूसरी बात इससे पहले कभी नहीं सोची कि यहाँ के लोगों के अंदर फ्रेंड्स का कल्चर इतना ज़्यादा क्यों और हमारी तरफ क्यों नहीं है। बट मैंने इस बात पे बड़ा सोचा कि क्योंकि हम यहाँ पे आए, हमारा और कोई नहीं है, तो हम सिर्फ फ्रेंड्स के साथ हुँ। कनेक्ट होते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ अच्छे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से बंदा एक्सपीरियंसेस सुनता है। मैं एक और चीज़ में बड़ी हूँ, मैं फेसबुक पे जो है ना स्टोरीज बड़ी पढ़ती हूँ आजकल। तो स्टोरी से बंदे को पता चलता है कि यहाँ पे भी लोगों को अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, बट वी हैव बीन वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हर जगह पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, इतने अच्छे कि लाइक दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू व्हेन इन नीड। हुँ। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई नहीं, थिंक आप अट्रैक्ट भी करते हैं ऐसा। मैं यही कहने लगा था कि यू अट्रैक्ट हम्म, व्हाट यू आर, तो वो भी एक मैटर करता है कि आप अगर खुद अच्छे हैं हम्म, तो ठीक है, हो सकता है कि समटाइम्स ज़िंदगी में धोखा अच्छे लोगों के साथ भी होता है, एग्जैक्टली। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू अट्रैक्ट जो आप खुद होते हैं। और अगर आप खुद अच्छे हैं और आप दुनिया के साथ कोई नेगेटिव सोच नहीं रखते और आप अच्छी एनर्जी दुनिया में छोड़ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वो कुदरत वापस आती और है। खुदा का आदिल होना, यानी खुदा का इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि वो आपके साथ फिर गैर ज़रूरी तौर पे कुछ
बुरा नहीं होने देगा हम्म, कि कोई जस्ट सोच रहा है आपके बारे में बुरा, तो फिर खुदा क्यों बैठा हुआ है? तो खुदा बैठा एग्जैक्टली। हुआ है, अगर आपने गलत नहीं किया तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू हम्म, शुड बी कॉन्फिडेंट कि मैं हूँ प्रोटेक्टेड। गुड थिंग। लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गई थी? हम पिछले साल 3 दफ़ा, मैं पिछले साल 3 दफ़ा गई हूँ हाँ, पाकिस्तान। आपकी दो दफ़ा तो मैंने वीडियो भी देखी थी। हाँ, एक दफ़ा बहन की शादी पे गई थी दिसंबर में, हम्म, फिर हम गए थे मई में 10 दिन के लिए, और फिर हम गए थे नवंबर में 10 दिन के लिए। यानी अगले 3 साल का आपने कोटा पूरा कर लिया है। सीम्स लाइक इट। पता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ से जाना, वरना तो हाँ बंदा यार, शायद चला भी जाए। लाइक सीरियसली। ट्रैवल इटसेल्फ जो एग्जॉस्शन होती है वो सब कुछ बंदा भूल जाता है वहाँ पहुँचने के बाद। सो ये जो यहाँ से एक्सपेंसेस है ना बहुत ज़्यादा, ऐसे ही है, और जब वापस आके आपने अगले दिन वापस काम पे जाना होता है ना, वो वो टाइम मेरा तो मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा, जॉब की थोड़ी सी दोबारा एक दफ़ा बात कर लेते हैं। हमने उस सब्जेक्ट को टच किया था। आपने बताया, मैं थोड़ी सी आपकी क्वालिफ़िकेशन और थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ। आपने मेरे नॉलेज के मुताबिक इंजीनियरिंग की हुई है, बट आई विल लेट यू एक्सप्लेन कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या थी। जब आप यहाँ आई तो आपने किस नौयत की जॉब, आपने सरसरी सा टच किया कि पॉपाइज़ में मैंने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें ताकि लोगों को जिनको क्लैरिटी नहीं आती कि ये वो जो गैप है पाकिस्तान से निकलने के बाद और इस स्टेज पे जहाँ पे आप आज बैठी हैं, उसके दरमियान का जो पीरियड है ना, वो लोगों को डराता है। तो वो डर ख़त्म करने के लिए आप क्या कह सकती हैं कि आपके तूबा के जर्नी में क्या क्या स्टेप्स थे और क्या क्या चॉइसेस तूबा ने की कि तूबा आज यहाँ पे बैठी है? ओके, सो मैंने किया हुआ है मास्टर्स इंजीनियरिंग में, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग बैक इन पाकिस्तान। लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं थी, जस्ट बिकॉज आई डेंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड, लाइक एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने सिर्फ मैं एकेडमिक्स पे फोकस थी, जो कि हमारे यहाँ का नॉर्म है। लड़कियाँ जॉब नहीं करेंगी, लड़कियाँ इंटर्नशिप नहीं करेंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो हम उसी से गुजर के आए हैं। तो मैंने कोई जॉब नहीं की। मास्टर्स के दौरान आई केप्ट लुकिंग फॉर जॉब्स जो मैं कर सकूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में थी, मुझे था कि आई कैन मैनेज। मेरी शाम में क्लासेस होती हैं, सुबह में अगर मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं तो मैं भी साथ जाके जॉब कर सकती हूँ। बट फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि अब 1 साल गुजर चुका हुआ था, फिर आप मार्केट में पुराने हो गए थे, कोई आपको मुँह नहीं लगा रहा था, तो वो वाली सिचुएशन थी। बट उस टाइम वही होता है, आप क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके हाथ में कुछ है, तो आप इतना ज़्यादा सीरियस होकर सोचते भी नहीं हैं। कनाडा जब हम आने का सोच रहे थे, तो उससे पहले ये था कि पता नहीं हम कनाडा कब जाते हैं। तो देन आई वाज लाइक कि ओके अब जॉब करनी है। मैं इतनी सीरियस नहीं थी जितने उसामा सीरियस थे, तुमने डिग्री ली हुई है तो तुम उसको यूज़ करो। तो मुझे मोटिवेट करते रहते थे। फिर मुझे ये था कि अच्छा नहीं, कनाडा जाके देखेंगे। आई थिंक सिटिंग हियर राइट नाउ आई रिग्रेट कि मैंने मतलब उस वक्त कुछ करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि दैट सेट्स अ टोन कि लाइक आप अम, यहाँ आके आपकी एक स्टैंडिंग क्या होगी, सोशल स्टैंडिंग क्या होगी। मेरे केस में अगेन फिर वही बात है, अल्लाह जाने, अल्लाह प्लान कर रहा था अपनी तरफ से कि मेरा मास्टर्स का जो एंडिंग डेट है वो है 2019 नवंबर की, या इसी तरह लाइक एंड ऑफ 2019 के। और 2020 में हम यहाँ आ गए, तो और बीच में कोविड आ गया। तो आई हैड एन एक्सक्यूज़ कि मैं इसलिए जॉब नहीं कर रही थी क्योंकि कोविड आ गया था। जैसे ही मैंने स्टडीज़ ख़त्म की, आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स बट आई कुडंट गेट एनी, और जो क्योंकि जॉब्स उस वक्त जा रही थी। तो मेरे केस में ये अच्छा हुआ। बट लुकिंग बैक अगर मैं किसी को एडवाइस करना चाहूँ तो वो यही है कि जैसा भी एक्सपीरियंस हो, कम से कम that is an experience. You can tell कि like you are a valuable person who has skills and who is willing to go grab those opportunities. तो अगर आपके पास कैसा भी एक्सपीरियंस हो, तो आप उसमें से कुछ तो स्किल्स सीखी हैं ना आपने, उन स्किल्स को आप यहाँ पे यूज़ करके कोई भी जॉब ले सकते हैं इनिशियली मार्केट में एंटर होने के लिए। मैंने यहाँ आके पोपाइज़ में जॉब की, वो भी आई थिंक अगेन आई वुड कॉल इट लक, क्योंकि आई डोंट नो वो कैसे हुआ था। आई सेट फॉर एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद ने कहा ओके आप आ जाएँ जॉब के लिए। इट वाज लाइक मेरे से मजाक हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसामा को जॉब मिलेगी, उन्होंने उसामा को नहीं रखा, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। हाँ, तो
आई डोंट थिंक कि उनको इतनी ज़्यादा स्किल्स चाहिए थी, दे जस्ट सॉ मी एज अ पर्सन। मैं एक तो पोपाइज के जो इंटरव्यू के लिए लोग गए हुए थे वो बड़े नॉर्मल गए हुए थे, मैं प्रॉपर बिजनेस अटायर में गई थी अच्छा, कोट मैंने कहा पैंट शायद पहन आपने के। चिकन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। नहीं, बिजनेस अटायर पहन के मैं गई थी, और आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी। मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लाइक अब जितनी कॉन्फिडेंट हूँ उसके मुकाबले तो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक मुझे सोशल एंग्जाइटी थी, लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा मसला होता था। मैंने सेट फॉर द इंटरव्यू आई वाज लाइक ऑन फायर। तो उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया जैसे मैं तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ। अगेन लक की बात फिर वहीं आ जाती है ना कि मैं ऐसा भी हो सकता था कि मेरी एंग्जाइटी उस वक्त इतनी एक्ट करती कि मैं ना कर पाती, तो वो अल्लाह का हाथ था सर पे। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले मुझे एक फ़नी स्टोरी याद आ गई है। मैं दरवाजे से निकलते हुए रो रही हूँ, उसामा का आप जाएँ, आप जाके इंटरव्यू दें। मैं रेडी ही नहीं फ़ील करी थी, मैं इतनी ज़्यादा एंग्शियस थी जाने से पहले। मैंने लेट कर दिया था हमें इस वजह से कि मैं एंग्ज़ायटी में थी, और फिर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, और हम एन इंटरव्यू के टाइम पे भागते-भागते पहुँचे थे, और आई थिंक हम 5 मिनट लेट थे। दैट वुड हैव सेट अ टोन कि अच्छा ये तो 5 मिनट इंटरव्यू के लिए लेट है, इनको हम नहीं रख रहे। बट दैट हैपेंड एज़ वेल। तो सामा मुझे खींच के लेके गए थे कि यहाँ रेडी तो हो गई हो ना, आ जाओ, ना भी हुआ नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होता, हुँ, इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो मुझे लेकर गए थे और वहाँ मेरी जॉब हो गई थी। वाह! उसामा को कितना कमीशन देती हैं उस सैलरी में से? वो सैलरी कितनी थी जिसमें से कोई कमीशन दें। बट ये था कि अगेन कुछ अर्सा हमने जॉब की वहाँ पे, कुछ स्किल्स वगैरह सीखी, लोगों से बात करने का, वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। मैं फूड प्रेप में थी तो यही होता था, मैं बर्गर्स बनाती थी वहाँ पे, तो ये भागना दौड़ना होता था हर टाइम। तो वो एक था कि चीज़ आ गई थी कि अच्छा फास्ट पेस एनवायरनमेंट में आप काम करें। जब एक चीज़ जो मैंने अच्छी की थी वो ये की थी कि मुझे क्योंकि पता था मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने वही बताया, मैं मेंटली प्रिपेयर होके आई थी कि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी और मुझे ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और मे बी मुझे अपनी फील्ड भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता था मैंने इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं करनी। आई फाइंड इंजीनियरिंग वेरी बोरिंग। तो यहाँ आके मुझे पता था कि मैंने फील्ड चेंज करनी है। आई जस्ट हैड टू डिसाइड कि मुझे किस तरफ जाना है। तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद सबसे पहली जो चीज़ देखनी शुरू की थी वो ये कि यहाँ क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं न्यू कमर्स के लिए, कि मैं अगर कोई कोर्स करना चाहूँ या कोई जॉब करना चाहूँ तो मुझे किस तरह से वो रिसोर्सेज मिलेंगे। हमें न्यू कमर्स सेंटर का पता था, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें रिसोर्सेज दिए। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, मैंने स्ट्रेट अवे यही किया कि क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आई हैव टू कंसिडर माई सेल्फ कि मैंने अभी FSC की है और मैं निकली हूँ, तो व्हाट आर माई ऑप्शंस। तो मैं उसकी बेसिस पे आगे कोर्सेज़ या जो भी चीज़ मुझे मिल रही थी, आई केप्ट ऑन टेकिंग दैट, और साइड पे फिर वो जॉब मिल गई, वो एक्सपीरियंस भी बन गया। तो जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, 6 महीने हमें यहाँ आने के बाद हो गए, देन आई वाज़ इन अ पोजीशन कि आई कुड से कि भाई अब मैं वैल्यूएबल चीज़ हूँ, अब आप मुझे हायर करें। तो वो प्रोपाइस का एक्सपीरियंस काम आया। मैंने IT में जॉब ली, वो कस्टमर सर्विसेज की ही थी, मैं पोपाइस पे भी कस्टमर सर्विस ही कर रही थी। तो वो सॉर्ट ऑफ हो गया। वहाँ पे भी इस तरह आप देखें कि जिस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, वो और न्यू कमर सेंटर में जिनके साथ मैं कोर्स कर रही थी, वो दोनों पार्टनर्स हैं। इन्होंने हमारी रेज्यूमेज़ भेजी थी उन कंपनी को, ठीक है? लेकिन उन्होंने जो रेज्यूमेज़ भेजी थी वो 2 हफ़्ते बाद भेजी थी। ये जॉब मैंने अप्लाई की थी, मेरी आदत थी सुबह 8 बजे बैठती थी और 12 बजे तक मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी, पूरी फ़ोकस के साथ। तो 8 बजे वो जॉब लाइव हुई और मैंने जो है ना 8 साढ़े 8 बजे अप्लाई कर दिया था उस जॉब के लिए, और किसी को वो जॉब नज़र नहीं आई क्योंकि उन्होंने भेजी नहीं, वो सिर्फ़ इस पे रिलाई कर रहे थे कि हमें वो जॉब्स भेजेंगे तो हम उन पे अप्लाई करेंगे। मेरी आदत थी मैं लिंक्डइन पे बैठ के, इंडीड पे बैठ के खुद अपनी जॉब सर्चेज़ भी करती थी और अप्लाई करती रहती थी। तो वो जॉब मुझे उस तरह मिली कि आधे घंटे के अंदर अप्लाई कर दी। 1 हफ़्ते बाद मुझे कॉल भी आ गया, मैं भूली हुई थी कि मैंने इनके लिए अप्लाई किया। मैंने कहा ये कौन-सी कंपनी है? मुझे जाके देखना पड़ा कि ये कौन-सी कंपनी है, क्या जॉब थी, क्या सीन था। तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आपका फ़लाँ दिन इंटरव्यू, आप अवेलेबल हैं? मैं कहा हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। तो यूँ इंटरव्यू हुआ 1 हफ़्ते के अंदर, एक ही इंटरव्यू था और हो गया, और फिर उन्होंने 1 हफ़्ते बाद मुझे कहा, और जब ये ऑफ़र आई तो मुझे एक साथ एक और ऑफ़र भी आई हुई थी। दैट वाज़ द पॉइंट आई स्टार्टेड टू थिंक कि ओके आई हैव समथिंग। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इनवैल्यूएबल सी चीज़ हूँ। हाँ, मुझे टाइम लगा 3-4 महीने जॉब ढूँढने में और 6 महीने उस जॉब
ढूँढने से पहले वाले एक प्रोसेस से गुज़रने में, बट आई हैव समथिंग, आई कैन डू समथिंग। तो फिर वो जॉब मिल गई। फिर मेरे पास चॉइस भी थी कि मैं कौन-सी सिलेक्ट करूँ, तो फिर वो सिलेक्ट की हमने एक, और फिर मैं जॉब पे आ गई। तो अभी तक मैं चल रही हूँ। तो अगेन मैंने ये बात अपनी वीडियोज़ में बहुत दफ़ा कही है, तो लोगों को मेंटली प्रिपेयर होके आना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सोशल स्टैंडिंग देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ आके आपको मैनेजमेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। आप लिख के ले लें, लक की बात है, आपको मिले ना मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगी। आपको किसी लोअर लेवल पोजीशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बी विलिंग टू डू दैट। ये ना सोचें कि भाई मैं तो मैनेजमेंट पोजीशन से उठ के आया हूँ, तो यहाँ आके मैं मैनेजमेंट पोजीशन से कम जॉब नहीं लेनी। टेक एनी जॉब दैट यू हैव। जब आप कंपनी में एंटर हो जाएं तो उनके साथ नेगोशिएट करें, उनको अपनी स्किल्स दिखाएं, और फिर लाइक मेक श्योर करें कि वो देखें ये सब कुछ, कि लाइक आपके अंदर ये स्किल्स हैं और आप कुछ कर सकते हैं। तो लाइक फिर आप कंपनी के अंदर प्रोग्रेस करें। अगर आपको कंपनी के अंदर प्रोग्रेशन की लाइक नहीं नज़र आ रही कोई चीज़, तो फिर आप कंपनी से बाहर देखें। जब आपके हाथ में एक चीज़ होती है ना, तो फिर आप बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप अगलों के साथ नेगोशिएट कर सकें। तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब लोग, वही वाली बात पे दोबारा आ रहा हूँ, लोग अपनी एक्सपेक्टेशन आपने कहा कि रख के आएँ कि यहाँ पे आपको वहीं से आपकी लाइफ जहाँ आपने पॉज की थी वहीं से आप प्ले नहीं हिट कर नहीं कर सकते, सकते। आपको रिवाइंड काफ़ी जाना पड़ेगा। और वो जो रिवाइंड है वो काफ़ी लोग उस वक्त जब हो रहा होता है प्रोसेस के जा रहे हैं तब सोचते नहीं है, गौर नहीं करते, उसको इतना सर पे नहीं सवार करते। बट जब यहाँ आके वो होता है, क्योंकि वो यही सोच होती है कि अच्छा होता होगा, मेरे साथ नहीं नहीं होगा, होगा, हाँ। लेकिन वो सबके साथ होता है। और जब हम ये रियलाइज़ करके उसके साथ जब तक पीस नहीं ना कर लेते कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैंने कुछ चॉइसेस की और ये उनका कॉन्सिक्वेंस है, अब मुझे ये रात 10 बजे यहाँ बर्तन धोने हैं, एक दिन मैं दोबारा कुछ बन जाऊँगा, लेकिन उस वक्त तक के लिए ये एफ़र्ट करनी ज़रूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम एक ऐसे कल्चर से जब आते हैं ना जहाँ शॉर्टकट्स का बड़ा रिवाज हो, रिवाज होता तो है। बड़ा मुश्किल लगता है कि एक ऐसे माशरे में आके जहाँ आपके शॉर्टकट्स काम नहीं अब कर रहे, तो आप बड़े इज़्तिराब में भी आते हैं। कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं सेटल हो पाते, ऐसी स्टोरीज़ आपको मिलती हैं। हाँ। कुछ लोग आए, कुछ अरसा रहे, लेकिन नहीं, हालांकि वेल ऑफ थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं यहाँ पे उनका बन पाया और वो फिर पाकिस्तान वापस चले आई गए। थिंक आपके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है। मैं जैसे बता रही हूँ ना कि अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन मैं वहीं पे जब मुझे पता चला कि अब हमने कनाडा जाना है, तो मैंने वहीं से अपने दिमाग में ये सोच डाल ली थी कि मुझे यहाँ आके ख़ुद को कंसिडर नहीं करना कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे ये नहीं कंसिडर करे कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। आई कुड हैव थॉट के लाइक उसामा ने भी मास्टर्स किया हुआ है, मैंने भी मास्टर्स किया, मुझे वही जॉब चाहिए जो उसामा को चाहिए। बट उसामा के पास 5 साल का कंपनी का फील्ड का एक्सपीरियंस है। ही हैज़ समथिंग दैट ही कैन स्टैंड ऑन, आई डोंट हैव एनीथिंग। फिर ये भी बात है कि लाइक मतलब एक तो मतलब आपके पास अपनी कोई स्किल्स नहीं है, दूसरा आपका ये एटीट्यूड होना कि भाई मैं तो इतना मैं कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ मुझे कंसिडर करो, तो वो एक चीज़ गिव ऑफ करती है, आप ना चाहते हुए भी एक चीज़ करती है कि मुझे पता था कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं डेस्परेट हूँ, तो वो डेस्परेशन भी थोड़ी बहुत शो करेगी। मैं कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ या सब कुछ, उनको पता चलेगा कि दिस पर्सन इज़ विलिंग टू डू एवरीथिंग, दिस पर्सन इज़ मतलब वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, वी कैन हायर देम, वी कैन ट्रस्ट देम। एक ऐसा बंदा जो सोचे भाई मैं तो इस जॉब के लिए बस ऐसे अप्लाई करूँ, ये तो मेरे कैलिबर की जॉब ही नहीं है, तो वो चीज़ इंटरव्यू में नज़र आएगी कि अच्छा ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, ये जस्ट अप्लाई कर रहा है। सो अगले बंदे वहाँ पे बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठे हुए हैं, उनको भी सिग्नल्स पढ़ने आते हैं। तो यस, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप दिल में इस चीज़ पे यकीन रखें कि ओके दिस इज़ माई स्टेपिंग स्टोन, नॉट माई डेस्टिनी। फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है, ये सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है। असल में हम शायद उस वक्त इतने डिसहार्ट हो जाते हैं उस रियलिटी को देख के कि हम वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं सिर्फ इससे गुज़र रहा हूँ। और वो लोग उसी मेंटल लूप में फंस के रह जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मेरी अना इतनी नीचे आ जाएगी कि मैं ये करूँगा, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। और आई थिंक वो आपका असल जो सारी जो आपने मेहनत की वो आप ज़ाया कर देंगे अगर आप ये सोच नहीं बदल पाए। तो मेरा ख्याल है अप्लाई करने से पहले भी सबसे पहले आपको इस सोच को, अगर आप में ये सोच एग्जिस्ट करती है ना, स्टार्ट चेंजिंग इट। क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो तब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप ऑलरेडी तब आके कहेंगे मैं तब आके अपने आप को चेंज करूँगा, तब आपको फिर जो शौक मिलेगा वो काफ़ी मुश्किल होगा।
आई थिंक अब आप ये देखें, जैसे अब उसामा को ले लें, हम पोपाइज़ की जॉब के लिए अप्लाई किया। उसामा सोच सकते थे मैं पोपाइज़ की जॉब क्यों करूँ भाई, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, हुँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई टेक्निकल ही जॉब मिल जाएगी, मैं पोपाइज़ में क्यों अप्लाई करूँ? तो हो सकता था, मैं भी ये बिल्कुल। सोच सकती थी, मैंने मास्टर्स किया, मैं पोपाइज़ पे जॉब करूँगी, मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी, मैं हुँ। बर्गर्स बनाऊँगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि हमारा एक ये भी होता है ना, हम घर पीछे जो हाँ, छोड़ के जिन लोगों को इतना वो करके आए, इतना हमने बड़ा फ़ैसला हाँ, लिया, वो कहेंगे ये करने गए थे वहाँ पे, तो हाँ। वो भी एक हमारे आई ज़हन पे थिंक प्रेशर होता है। वो एक कंडीशनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। जब हम यहाँ आए थे ना, तो हम पहले से सबको बताए थे, हाँ, वहाँ जाके ना हम किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब कर रहे होंगे या हुँ, कोई इस तरह की सेल्स पोजीशन पे ही जॉब कर रहे होंगे इनिशियली, फिर हमें जॉब्स मिल जाएँगी इवेंचुअली। तो वो एक चीज़ थी हमारे माइंड में कि हम शुरू से ना पेरेंट्स को बता रहे थे। अंडर जब प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। हाँ, तो वो जब हम यहाँ आके पोपाइज़ की जॉब की, तो किसी को इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगा कि ओह! तो तुम लोग पोपाइज़ में जॉब कर रहे हो। थोड़ा बहुत हुआ था कि अच्छा, तो बेटा पोपाइज़ में जॉब कर रहे हो, कितना अरसा करोगे? तो वो चीज़ होती है, ऑब्वियसली वो वरी करते हैं आपके बारे में, वो पेरेंट्स हैं, उनका काम है ये करना। तो लेकिन उनको भी था कि अच्छा ये कर रहे हैं अभी, तो उनको पता था कि ये करना है इन्होंने, हुँ। इसके बाद आगे कुछ होगा तो यानी आपने ग्राउंड वर्क उसका वहाँ पे ले हुँ, किया हुआ था, क्योंकि आपको पता था कि ये हुँ। एक चीज़ है जो उनको बाद में अजीब लग सकती है कि ये देखो यहाँ पे इतनी अच्छी वाली चीज़ें छोड़ के हाँ, वहाँ क्या आई कर रहे थिंक मेरी मामा को भी होता है, मेरी मामा देखेंगी इस वीडियो को, मामा मुझे पता है आपको होता है, माँओं का होता है कि भाई मेरे बच्चे ने लाइक बच्चा है, उनको पता है, उसने अचीव किया है, मास्टर्स किया हुआ है उसने और अच्छे नंबर लेता रहा है हमेशा, काबिल बच्चा है। लेकिन वो मामा को होता है, अच्छा तुम आईटी की कस्टमर सर्विस की जॉब कर रही हो, अच्छा ये कैसी होती है, तुम उसामा वाली जॉब नहीं कर सकती? हालाँकि मैं उनको बता-बता के थकी हूँ, मुझे उसामा वाली जॉब करनी ही नहीं है, वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर तुमने इंजीनियरिंग तो की हुई है, तुम इंजीनियरिंग की जॉब क्यों नहीं करती? तुम इंजीनियर नहीं बन सकती। मैं उनको बताती रहती हूँ कि उसामा जैसे पीएन प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का कर रहे हैं या वो फलाँ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अच्छा तो तुमने लेती, अच्छा तो तुम्हें इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो वो पेरेंट्स का होता है, हमेशा होता है। आपने उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है और आपने ये टोन सेट करनी है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। मैं उनको कह सकती थी, हाँ, देखिए उसामा को अच्छी जॉब मिल गई, मुझे तो अच्छी जॉब नहीं मिली, मैं तो इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रही। तो मैं उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर सकती थी और ये ज़िद में बैठ सकती थी कि अच्छा उसामा तो बड़ा अच्छा पोज़ीशन पे लग गए हैं, मैं तो अभी भी एंट्री लेवल पे हूँ, तो वो चीज़ तो काम नहीं कर सकती। यानी ये आपने अपनी ज़हन की बंदिशें खुद ही ख़त्म करनी हैं, अपने डायलॉग से और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को उसी तरह वो बातें कन्वे करके कि जैसे आप फ़ील करते हैं, ना कि हुँ, आप उसको एक रंग दें कि जो आप इज़्ज़त के मारे कि यहाँ मैं बता नहीं सकता मैं ये करता हुँ, हूँ और वो उसको आप कवर करें। नहीं, आप उसको ओपनली उनको जिस तरह आपने बताया कि मैंने उनको कंडीशन किया कि वहाँ जाके हमने यहाँ पे सब कुछ किया, हम अच्छे खासे अचीवमेंट कर लिए एक तरह से, हम अपनी 25 में हो गई हूँ। तो वहाँ जाके मुझे दोबारा एक समझ लें कोई हुँ, 5-7 साल पीछे जाना पड़ेगा। मैं मेंटली इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों को हुँ। भी करना है ताकि उनको वो शौक ना लगे कि हमारी प्यारी बेटी पापा की परी वहाँ जाके क्या कर रही है। तो वो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, जो कि लोग उसको आई थिंक लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उनका होता है अच्छा आइल्स हो गए और ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो जो सोच है ना, हुँ। अल्टीमेटली आपको वो या संवार देगी या बिगाड़ देगी। एक बाकी सब कुछ हो जाता है, सोच बदलना सोच भी है। मुश्किल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई है, जब हम कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे थे ना, तो एक एक आपके माइंड में होता है कि आपका पीछे एक सेफ्टी नेट हो। जब आप ये सोच के आते हैं ना कि आपका पीछे सेफ्टी नेट हो, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं हमें पाकिस्तान में बैठे-बैठे जॉब मिल जाए तो ही हम कनाडा मूव होंगे। चाहे हमारा वो सीओपीआर एक्सपायर हो रहा है, जब एक्सपायर होने वाला होता है फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं। अब आप खुद सोचें कि आपने खुद के ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया हुआ है कि आप खुद को लाइफ जीने का मौका ही नहीं दे रहे। जब आपको पता चल गया कि आपने कनाडा जाना है, ठीक है, तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये डिसाइड करें या आर या पार। मैंने या लाइफ यहीं पे गुजारनी है, नहीं जाना कनाडा, या फिर मैंने कनाडा जाना है और वहाँ जाके अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी है और फिर मैं सारी ताकत लगा के वहाँ अपनी लाइफ जो है वो सेट करनी है। अगर हम भी ये सोचते रहते हैं अच्छा नहीं हम यहाँ जॉब है, जब वहाँ मिल जाएगी फिर हम मूव होंगे, हम कोशिश नहीं करते कभी भी। सही। हम वो ये बचपन में ना एक कार्टून आते थे ना, टार्ज़न, तो हुँ, उसकी एक एनालॉजी बड़ी अच्छी किसी ने दी। वो कहता था कि जब तुम उसको देखते हो ना कि वो दरख्तों की शाखों से फलांग के जा रहा होता है, वो अगली शाख तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो पिछली शाख नहीं छोड़ता। छोड़ेगा। हुँ,
अगर आप पिछली शाख को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप कभी भी अगली शाख नहीं पकड़ेंगे, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और वो जब आप ले लेंगे तो इट गेट्स ईजियर विद टाइम, उसका लिविंग प्रूफ आप। और हमने बहुत सारे सिनेरियोज कंसिडर किए थे, ये भी कंसिडर किया था उसामा चले जाएं कनाडा, मैं पाकिस्तान में रह लूँ, जब उनको जॉब मिल जाए तो फिर हम मूव हो जाएं, या फिर इस तरह से हर सिनेरियो। ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, आपने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, सब कुछ डिसाइड करना है। इवेंचुअली जो आपने डिसीजन लेना है उस पर फिर ये नहीं करना कि भाई पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखें कि अच्छा पीछे जॉब है वो ना रह जाए। आप खुद देखें ना कि जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो फिर अगलों को पता अच्छा आप कनाडा भी जा रहे हैं, फिर आप ये जॉब भी नहीं छोड़े, उनके माइंड में आप किस तरह की टोन सेट कर रहे हैं। जब आप आगे जा रहे हैं फिर आप ये भी सोचें अच्छा मेरी तो पीछे जॉब है, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे जब तक जॉब नहीं मिलती मैं ठीक हूँ। तो दोनों पार्टीज़ के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं कि आप खुद लाइफ नहीं जी पा रहे, अपनी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तब तक लाइफ नहीं स्टार्ट कर पाए थे जब हमने अपने आप को इस थॉट से नहीं निकाला था कि अब हमारी लाइफ कनाडा में ही है, अब हमें पता है हमने रेंटल्स में ही रहना है, चाहे हम 1 साल रहें, 2 साल रहें, 3 साल रहें। तो वो आप लाइफ उधर स्टॉप नहीं कर सकते ये सोचने के लिए कि अच्छा मैं 10 साल बाद लाइफ जीऊँगा। आपको लाइफ जीनी पड़ती है साथ साथ। असल में वो मुश्किल यही होता है ना कि हमारा एक वहाँ पे अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि हर चीज़ सेफ रह के करना सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ो पहले, फिर जो है ना इंजीनियरिंग, मतलब आप सेफ चीज़ें करते हैं, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ऐसी चीज़ करो कि तुम कुछ कर सको। तो हर चीज़ के बारे में ना अगले 50 साल की प्लानिंग आपके साथ चल रही होती है। उस सोच की वजह से जब आप एकदम इस तरह का फ़ैसला अपनी उम्र के इस हिस्से में करते हैं ना, जहाँ आप एडल्ट होते हैं, आपको पता होता है मेरी मदद करने कोई नहीं आएगा, तो आप वो जितने सेफ्टी नेट्स रख सकते हैं ना, कि पिछली जॉब की भी पॉसिबिलिटी दोस्ती यारी बॉस से रखी हुई है कि अगर इधर कुछ ना बना तो वापस चला जाऊँगा। लेकिन जब तक वही बात है, आप उस चीज़ को खुदा हाफिज़ दिल से नहीं कह देंगे, आप पूरे दिल से इस एनवायरनमेंट को अपनाएंगे नहीं। जब तक अपनाएंगे नहीं, आप यहाँ पे वो एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आप वो मकाम नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप सोच के आए थे एक दफ़ा। तो वो सारा आपको तो लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो उतनी कोशिश नहीं कर रहे उस बंदे की जितनी जो कि पीछे सब कुछ छोड़ आया, उसको पता है मैंने यहीं पे। एग्जैक्टली तो आपका कंपटीशन बहुत फियर्स है और ऐसे लोगों से हु हैव नथिंग टू लूज़। तो आप जब नथिंग टू लूज़ वाली कैटेगरी में आएंगे तो आप फिर उनके साथ compete करेंगे, अदरवाइज आप फिर एक स्टेप पीछे ही रहेंगे। हाँ, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने कैलगरी जैसे सिलेक्ट किया, तो वी वर रेडी टू मूव एनीवेयर इन कनाडा। हमें जैसी भी जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, हम कहीं भी चले जाएंगे। तो अगर हम ये सोच के आते कि नहीं अच्छा उसामा की टेट्रा पैक की जॉब पीछे होगी, तो फिर हम बड़ी कोशिश करते कि हम यहाँ जॉब मिल जाए। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि उसामा ने आपके साथ कभी ये डिस्कस किया या नहीं, लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमें बड़ी ऑफ़र की गई थी कि तुम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करके आ जाओ, और ये जॉब है, क्या कर रहे हो अभी, कोविड चल रहा है, वहाँ हालात कैसे होंगे, ये है वो है, तो तुम आ जाओ, तुम्हारे पास जॉब है, यहाँ पे कुछ अरसा रहो। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने उस वक्त वो ना की थी, और अगर मुझे 10 दफ़ा वो सवाल बाद में भी पूछा जाए और तो मैं ना ही करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ उनके अपने फ़ायदे की चीज़ थी कि हमें सहूलत हो जाए कि 2 लोग इकट्ठे छोड़ के चले गए तो हम क्या करेंगे, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जनाब, अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो आप उस पे फिर कारबंद रहें, भले लोग जो मर्ज़ी कहें, क्योंकि आप सक्सेस स्टोरीज जब लोगों की उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैस ऑपोजिशन फेस की होती है, जब लोग, उनके रिश्तेदार, चाहने वाले दोस्त कुछ और कह रहे थे, बट दे वेंट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, और वो कहेंगे कि अगर आज हम वहाँ ना गए होते, वो ना किया होता, तो फिर आज हम वहीं पे उन्हीं लोगों के साथ होते, वहाँ ना बैठे होते जहाँ वो लोग बैठे। नहीं, मैं इस पूरे प्रोसेस में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थी, और हम बैठ के रोज़ डिस्कशंस किया करते थे, सर तोड़ते थे क्या करना है क्या करना है। तो भैया हमने इवेंचुअली ये डिसाइड किया था कि ये यहाँ उनके फ़ायदे की बात हो रही है, हमारी लाइफ तो फिर भी इसी तरह लटकी रहेगी बीच में। एग्जैक्टली। ले जनाब, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए तूबा के साथ, क्योंकि तूबा एंड आई गो बैक अबाउट 5 years 4 years समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी टाइम था जब नकी हमारे घर आए थे तो मैं कमरे से नहीं निकली थी क्योंकि मैं नकी को नहीं जानती थी। मैंने कहा उसामा के कुलीग आए, उसामा भुगते, मैं क्या करूं। बस देख लें, अब वक्त की बात है। तो बातें तो जनाब बहुत सारी हैं, और मुझे लगता है कि आपको एक दो और पॉडकास्ट पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आते हैं जो नहीं किए। लेकिन वक्त जो है ना, वो एक बड़ी अजीब चीज़ है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का वक्त आ गया। कितना टाइम हो गया? आई थिंक हमें 1 घंटे हो गया है, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट के ऊपर कैमरा वैसे ही बंद हो गया।
लेकिन आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एज़ ही सेड बातें बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नहीं, और नकी ने मज़ीद हमें बातें कढ़ाई करेंगे। खिलाई है हाँ। पॉडकास्ट से पहले। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, आपका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जहन में तूबा के लिए जो सवालात थे क्या मैं वो पूछ पाया हूँ, और अगर नहीं पूछ पाया तो आई एम श्योर तूबा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख लेंगी, इवन दो कि वो यूट्यूब नहीं करती अब, बट आई एम श्योर वो हमें मैं इतनी देखती फेवर कर हूँ। देंगी कि वो कमेंट सेक्शन देख लें और आपके कुछ सवालात जो आप वहाँ करें उनका जवाब दे दें। इसी बात के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुझे और तूबा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।